हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो यंग हैं, एंथु हैं, डॉक्टर हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं और योगा इंस्ट्रक्टर हैं। और आपको इस एपिसोड के लिए खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज हमें ऐसी हेल्थ की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगी मुफ्त मुफ्त और मुफ्त। हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारे पॉडकास्ट का जो एपिसोड है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो बहुत ही यंग हैं, एंथु हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं एंड फिटनेस ट्रेनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर शुभम नौटियाल। हाउ आर यू टुडे? फाइन मैम, थैंक यू। सबसे पहले ये बताओ कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है? बहुत इजी होती है, मज़ा आता है इस काम में, या ऐसा लगता है कि यार अब ये करना ही है तो कर ही लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हमने खुद चूज़ किया रहता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हमें क्यों बनना। हम एमबीबीएस छोड़ते हैं, हम बीएमएस छोड़ते हैं, हम फिजियोथेरेपी इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट है। बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि हाँ, हम थक रहे हैं काम करते करते, बट ऐसा कभी नहीं लगता कि ये हमने क्यों लिया। बहुत बारी ये लगता है कि हाँ, और काम करेंगे तो और ज़्यादा सीख सकते हैं। हम्म। जैसे जो मसाज करते हैं या जो मालिश करने वाले होते हैं तो हम कभी कभी ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट भी वही होते हैं, तो जो मसाज करने वाले होते हैं वही होते हैं नहीं फिजियोथेरेपिस्ट? नहीं नहीं, दोनों बहुत अलग चीज़ हैं। दोनों में अपने में बहुत रिस्पेक्टिव काम है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा है, बट एक मसाज थेरेपिस्ट पे एक बहुत लिमिटेड चीज़ें रहती है। वो अपने मसाज थेरेपी के थ्रू लोगों को थोड़ा फ्रेश रखता है, थोड़ा एक्टिव रखता है, ये सारी चीज़ें रहती है। बट फिजियोथेरेपी एक बहुत अलग चीज़ तरीके से हम ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी ब्रांचेज अलग अलग हैं। आप न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑर्थो, स्पोर्ट्स, पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, बहुत तरीके से अलग अलग, और उनमें बहुत तरीके की ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत तरीके की टेक्निक्स होती है जो हमें कम से कम 4 या 5 साल बैचलर्स और 2 साल मास्टर्स करने के बाद मिलता है। तो कुछ ना कुछ तो अंतर रहता है। आपने बोला पीडियाट्रिक, तो बच्चों से है ना? ये तो हाँ, बच्चों से। बच्चों की जो मालिश करते हैं। मालिश नहीं होती है एक्चुअली। बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, जैसे सेरेब्रल पैल्सी के होते हैं, पोलियो के बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे जिन्हें बोलते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनमें मालिश का कोई रोल नहीं रहता है। वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, किसी का ब्रेन का डेवलप सही नहीं रहता है, कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई इंजरी हो जाती है जिस कारण उसके जो माइलस्टोन्स होते हैं वो उस हिसाब से नहीं आ। एक एज के हिसाब से उसको चलना चाहिए, एक एज के हिसाब से उसको क्रॉल करना चाहिए। उसके हाथों का हर एक चीज़ का एक एज, स्पेसिफिक एज रहता है, मंथ्स रहता है कि इस मंथ में उसे ये चीज़ करनी आनी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो डिलेड माइलस्टोन में हम उसे काउंट करते हैं। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। उसमें हमें अलग अलग अप्रोचेज़ रहती है, अलग अलग एक्सरसाइजेज रहती है कि किस तरीके से हम उस बच्चे को एक चला पाएँ या उसका जो डे टू डे लाइफ है उसे ईजी कर पाएँ, ये सारा रहता है। अच्छा, आपने जो इतने सारी चीज़ें बताई जिसमें पीडियाट्रिक एक बताया, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो एक फील्ड में एक्सपर्टीज लेता है या वो सब कुछ कर सकता है? बेसिकली स्टार्टिंग में जो हम बैचलर्स करते हैं उसमें हमारा सारी चीज़ें आती है। हमारा कार्डियो भी आता है, हमारा ऑर्थो भी आता है, हमारा न्यूरो, सब चीज़ आती है। बट अगर जब हमें मास्टर्स करना होता है तो हम चूज़ करते हैं कि हमें किस चीज़ में जाना है। जैसे मेरा स्पोर्ट्स है, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं स्पोर्ट्स में गया। किसी को न्यूरो में रहता है तो वो न्यूरो में अपना आगे करियर परस्यू करता है। किसी को पीडियाट्रिक में रहता है तो वो पीडियाट्रिक में जाता है। बट बैचलर्स तक हमको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। हम्म। हाँ, जैसे एमबीबीएस और फिर एमडी, मतलब पहले आप सब कुछ पढ़ो ऐसा फिर बोल एक सकते हैं। उसमें आप एक्सपर्टीज हाँ। कर लो, ठीक है। तो जैसे हम ना इंडियंस में देखते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बहुत जोरों से मालिश होती है, और जब हम फॉरेन कल्चर में देखते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है नहीं। बट अगर हम बिल्ड और उस तरीके की बात करें तो वो ज़्यादा वैसे लगते हैं इंडियंस के कंपैरिजन में, तो वो मालिश करनी चाहिए? मालिश ज़रूरी है बच्चे की, बट ये नहीं कर बोल सकते कि हम उस पे बढ़िया तेल लगा के धूप में बैठा दें। हाँ। मेरे साथ ये हुआ है। हाँ। मेरी नानी मुझे तेल लगाती थी और धूप में रख देती थी। मालिश ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे वो ग्रो कर रहा है, तो जितना हम मसल्स को फ्री रखेंगे, जितना हम अच्छे से करेंगे तो उतनी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा होगा, तो ये चीज़ों के लिए मालिश अच्छी है। हम बड़े लोगों की बात करें, जैसे जो हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन है, 50+ जो हो गए हैं, तो बड़ा पैरों में दर्द रहता है विद एज जो हो जाता है, और कहते हैं कि ज़रा पैर दबा दे या मालिश कर दे। एंड आई रिमेंबर कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा कहते थे कि ऐसे चढ़ के, मतलब जैसे चलते हैं ना हम, ऐसे कुछ होल्ड कर लेते थे और चलते थे उस समय, क्योंकि वजन भी कम था। तो इस तरीके से तो क्या मालिश करनी चाहिए? और मैंने ऐसा सुना है कि ज़्यादा भी मालिश नहीं करनी चाहिए।
नहीं, मालिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मालिश नहीं करनी चाहिए। बहुत बारी हमारी बॉडी को ज़रूरत रहती है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तो फ़ायदा देती है। तो मालिश ज़रूरी है, ज़रूर करनी चाहिए। और ओल्ड एज में क्या होता है कि उनके पोस्चर के कारण, उनके डेली लाइफ़स्टाइल के कारण मालिश की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो तो कितना मतलब हफ्ते में अगर मैं बोलूँ तो? अगर हफ्ते में 2 से 3 बार भी करते तो सफिशिएंट है, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा आदत है तो वो अलग चीज़ है, बट देखा जाए फ़ायदे की तरफ से तो 3 बार भी सफिशिएंट है, 2 बार सफिशिएंट है। और मैंने ऐसा सुना है जैसे मेरे फादर खुद नहाने से पहले वो अपना 20 मिनट मालिश करते ही करते हैं धूप में बैठ के, तो इज़ इट गुड और नॉट गुड? नहीं, अच्छा है, कर सकते हैं। थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उससे, थोड़ा-सा ऑयल अगर यूज़ करें तो थोड़ा-सा स्किन में मॉइस्चर आता है, तो ठीक है, हुँ। कर सकते हैं, ऐसा और कुछ इसके लिए कौन-सा ऑयल वो करना है ऐसा लाइक? कोई-सा भी ऑयल चलता नहीं, है। कोई कहता है ना तिल का कर लो, नहीं, नहीं, वात है तो तिल का कर लो। वो आयुर्वेदिक में ज़्यादा है, उसका मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, कोई-सा भी आप ऑयल यूज़ करो। ऑयल बेसिकली इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो। स्किन में एक स्मूथली हम मसाज करें। हुँ, अगर हम ऑयल यूज़ ना करें तो एक वो फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा, स्किन इरिटेट ज़्यादा होगा, तो इसलिए भी हम ऑयल यूज़ करते हैं ताकि ये जो हमारा हाथ है वो बहुत स्मूथली चले। ओके। आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हो। हुँ। आजकल ना एक बड़ा-सा वो रहता है लोगों में कि आपको पतला होना है तो कहते हैं योगा से, कोई कहता है योग बाबा रामदेव ने बोला योगा से ही होगा, लेकिन कोई कहता है योगा से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी आती है, थोड़ा मेंटल पीस मिलता है, लेकिन आपको भई वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यही इसी की वजह से आपका वेट जो है रिड्यूस हो सकता है। तो इसमें ये मिथ है या एक्चुअली ऐसा होता है? नहीं, अगर आप योगा कर रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का योगा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि बहुत बारी कि हम योगा कर रहे हैं तो हमारा वेट लूज़ नहीं होगा। अलग-अलग जैसे एक फ्लो में हम योगा करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, हमारी कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न हो रही है, हमारी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ऑटोमैटिकली वेट लूज़ होगा। हुँ, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना है तो उसके लिए अलग तरीके से हम योगा को परफ़ॉर्म करते हैं कि उसे होल्ड करना, उस स्ट्रेच को देर तक होल्ड करना ताकि मसल लेन-देन हो, तो वो अलग है। अगर हमें वेट लूज़ करना है तो उसमें हम अलग तरीके से योगा करेंगे, जैसे कि हम बिना रुके 4-5 आसन का कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस हुँ। तरीके से करते हैं। एक तरीके से कार्डियो हम बोल रहे हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं क्लब करने के लिए कि जिम और योगा वाली चीज़ों को क्लब कर दो। कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ। मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं एक्सरसाइज़ से पहले थोड़ा बहुत डायनामिक स्ट्रेचिंग्स करता हूँ, तो मतलब जो आसन मुझे आते हैं, मैं उन्हीं को डायनामिक तरीके से करता हूँ और वर्कआउट खत्म होने के बाद मैं उन्हें स्टैटिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि मतलब होल्ड करके हुँ। 20 सेकंड होल्ड करके, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे हम शिल्पा शेट्टी को देखते हैं, तो बहुत इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि जो जिस तरीके की बॉडी उनकी है, वो सिर्फ़ योगा से हो सकती है। इज़ इट मतलब हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक स्पेसिफ़िक तरीके से हम वैसी फ़िज़ीक हम ला सकते हैं, क्योंकि आजकल पिलाटेस बहुत चल रहा है। तो पिलाटेस हाँ, पिलाटेस क्या उस है वो? एक्चुअली उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम अपने कोर पे फ़ोकस करते हैं और उसके साथ-साथ हम बाकी मूवमेंट्स करते हैं। हुँ, तो योगा को हम देख सकते हैं कि योगा के ही बहुत सारे आसन हम उसमें करते हैं, बट अपने कोर को बहुत ज़्यादा एंगेज करके कि हमारा कोर जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा और उसके बाद हम मूवमेंट्स करेंगे। तो एक तरीके से हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं योगा का पिलाटेस के साथ। कोर जैसे होता है ना जब कोर बोलते हैं हम, तो जैसे जिन लोगों को नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली कोर से हमारा क्या मतलब होता है, तो मतलब अगर सिंपल सी लैंग्वेज में किसी को समझाना हो तो? मतलब ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कोर मतलब एब्स। तभी कह रही हूँ ना मैं। तो वो हम देखा जाए तो हमारा जो लोअर ट्रंक रहता है, जो हमारा पेट वाला पार्ट रहता है, उसको हम एक तरीके से कोर बोल सकते हैं। कोर मतलब जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट एक बराबर आए। ओह! हर जगह से, जैसे अर्थ का कोर हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल अंदर, हाँ, एक हाँ। जगह पे, हर जगह से बराबर प्रेशर वहाँ पे आएगा। तो कोर में एक सिर्फ़ एब्स नहीं आते हैं, उसमें अलग-अलग मसल्स हैं जो आती हैं, जैसे रेक्टस एब्डोमेन एब्स वाला पार्ट, ओब्लिक्स वाला पार्ट। ऊपर से देखें तो हमारा डायफ्राम आता है, नीचे से पेल्विक फ्लोर मसल्स आती है, तो एक पूरा चैम्बर टाइप का बनाती हैं, जिसे हम कोर हुँ, बोलते हैं। ओके। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही और रहता हम है। इसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोर को स्ट्रॉन्ग करो, कोर को स्ट्रॉन्ग कोर हमें हाँ, कोर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, हर एक ऐज में। जब अगर हम ओल्ड ऐज में देखें, तो क्यों आगे ज़्यादा झुक जाते हैं, क्यों उनकी कमर में हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि उनका कोर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। प्रेगनेंसी के बाद फीमेल जो बहुत ज़्यादा बैक पेन फ़ील करती है, हुँ, इसीलिए फ़ील करती है क्योंकि उनका कोर बहुत वीक हो जाता है। ओबेसिटी में अगर हम देखते हैं तो लोगों के बैक पेन ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा बॉडी आगे के लिए
चला जाता है, हुँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, तो जिस कारण हमारा कोर और ज़्यादा पेट जितना बाहर आएगा, उतना वेट आगे की तरफ जाता है, तो कोर वैसे ही वीक हो जाता है और ना हम उसे स्ट्रेंथन करते हैं उसके बाद। हम सोचते हैं पॉइंट खाते-पीते घर के हैं तो पेट करेक्ट। बड़ा हो तो चलेगा। नहीं, अगर आप ओल्ड लोगों की बात नहीं भी करो या प्रेग्नेंट वाली भी विमेन की बात नहीं भी करो, तो आजकल ना मैंने यंग यंग जनरेशन में भी देखा है, यंग इन द सेंस अगर आप 30 एडल्ट वाले उसमें चले जाते हो, तो मैंने देखा है उठते ही सुबह उठते ही कमर में बैक पेन है। मैंने 20s में भी देखा है कि कोर वीक है। आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है उसके कारण भी लोगों का बैक पेन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम है ना? फिज़िकल और ज़्यादातर आजकल लैपटॉप में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, मोबाइल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इस कारण भी क्या हो जाता है कि हम वो एक्सरसाइज़ वाले पार्ट पार्ट को बहुत तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं कि चलो छोड़ो, हुँ। हम पतले हैं तो फिट हैं। तो बोल सकते हैं कि कोर का आपको स्टार्टिंग से ही मतलब करना चाहिए ट्रेन। स्टार्टिंग से मतलब कौन-सी एज से? स्टार्टिंग मतलब ये है कि आप जब भी कोई एक्सरसाइज़ कर रहे हो, उसमें आप किस तरीके से अपना कोर एंगेज करते हो, वो बहुत मेन रोल प्ले करता है आपकी एक्सरसाइज़ेज़ में कि एक्सरसाइज़ फ्रूटफुल है भी या नहीं है। वो सारा डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने कोर को एंगेज कर रहे हो उन एक्सरसाइज़ेज़ में। अगर आप उसको एंगेज नहीं करते हो अपनी एक्सरसाइज़ में, तो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, जितना आप कोर एंगेज करके कर सकते हो। हुँ। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि कोर हमारा एक तरीके से बेस है। उसको जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे, उतना ज़्यादा सही आपका लाइफ़ चलेगा। कोर की जब हम बात करते हैं, तो अगर जो अफोर्ड नहीं कर पाते पर्सनल ट्रेनर्स और जिम जा रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए कोर की कोई ऐसी 2 एक्सरसाइज़ जो वो खुद से भी कर सकते हैं? बहुत ईज़ी है, स्क्वाट्स अच्छे तरीके से करो, उसमें आपका कोर एंगेज होता है। प्लैंक्स आप कर सकते हो, उसमें आपका कोर एंगेज होता है और दोनों प्लैंक, में ठीक है। ना वेट्स की ज़रूरत है, ना किसी जिम की ज़रूरत है, तो आप घर पे आराम से कर सकते हैं। प्लैंक्स और स्क्वाट्स? हाँ, स्क्वाट्स में भी आप ये कर सकते हो कि जैसे ही आप नीचे जा रहे हो, एक 90 डिग्री पे उस पोज़ीशन को होल्ड करो, तो उसमें आपका कोर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उसमें आपके पेल्विक फ्लोर भी काम करेगा, आपका एब्डोमेन वाला पार्ट भी काम करेगा। और ये कौन-सी ऐसी एज होती है ह्यूमन्स की कि इसके बाद अब कोर आपका हो चुका है, उसका नास मर चुका है, इसके बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते? या एज मैटर नहीं करती, आप कभी भी शुरू बहुत कर बारी सकते एज तो मैटर करती है ना? अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल को दो हम इसमें ये इंक्लूड नहीं करेंगे कि कोई बुजुर्ग है। 30s के बाद हमें थोड़ा-थोड़ा लगता है कि हाँ, अब थोड़ा-सा वीकनेस आने लगी है हुँ, और थोड़ा-सा उतना काम नहीं कर रहा है। हुँ, क्योंकि हम नोटिस करेंगे तो 30 के बाद ही हमारा बैक पेन ज़्यादा हो स्टार्ट होने लग जाता है। हुँ। तो बोल सकते हैं कि 30s के बाद हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी एक्सरसाइज़ेज़ पे, अपने पे, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, जब ये 30s की बात करते हैं, हॉर्लिक्स भी आता है तो उसमें लिखा होता है विमेन जो 30 ऐसे करके। तो 30s के बाद एक तो जब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो हम बोन डेंसिटी की बात करते हैं हुँ। कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इसके बाद आपको तो उठ के जाना ही है जिम, आपको एक्सरसाइज करनी ही है, वरना आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी बॉडी में। तो 30s में क्या होता है ऐसा? तो 30s में हम ये बोल सकते हैं कि क्या रहता है, जो हॉर्मोन्स हमारे रहते हैं वो धीरे-धीरे कम होना मेल में जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, हाँ। कम होना है। तो मेन तो फीमेल का एस्ट्रोजन और मेल का टेस्टोस्टेरोन ही मेन हॉर्मोन्स हैं। जी। अगर वही कम होने लगे हैं तो कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेज़ आएँगे। हमारी बॉडी में 2 तरीके की एक्टिविटीज़ चलती है। एक होता है कैटाबॉलिज़्म और एक होता है एनाबॉलिज़्म। एक ब्रेक डाउन करता है और एक बिल्ड करता है। कि मतलब हमारी बोन में वेयर एंड टियर भी आ रहा है और उसको रिपेयर भी साथ-साथ होता रहता है। तो 30s के बाद ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाती है। हाँ। मतलब चीज़ें ब्रेक ज़्यादा हो रही हैं और बिल्ड कम हो रही हैं। हुँ, मतलब हमारी बोन से कैल्शियम ज़्यादा निकल रहा है और कैल्शियम कम आ रहा है। तो हुँ। हम ये बोल सकते हैं। जब हम कैल्शियम की बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि जिसे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है इंडियंस में भी कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है और इस तरीके से तो अम, वो वाली चलती है ना दवाइयाँ जो डी कुछ करके, D3 हाँ D3 विटामिन करके, D3 तो वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं या 20s में भी ले लेना चाहिए? ये चीज़ें हम थोड़ा-सा देख के लेते हैं कि किसमें कम है तो हमें ये लेना चाहिए हाँ। क्योंकि कुछ विटामिन्स ऐसे रहते हैं जो फैट सॉल्युबल रहते हैं। हुँ, अगर हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो बॉडी में कहीं न कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे। बट कैल्शियम के लिए D3 बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर D3 है, तो ही कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन होगा। हाँ। जैसे हम आयरन को देखें, आयरन तभी ज़्यादा अच्छा एब्ज़ॉर्ब होता है बॉडी में जब विटामिन सी उसके साथ हो।
तो वैसे ही जब विटामिन डी रहेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। हुँ, तो दोनों चीज़ें अलग है बट काम एक ही करती है कि बोन्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम का फॉर्म D3 के कारण आएगा हुँ, और मसल्स में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कि अगर हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कुछ केमिकल चेंज होते हैं, तो उसमें कैल्शियम एक मेन जो रहता है मिनरल वो रहता है जो कॉन्ट्रैक्शन में हमारा हेल्प करता है। हुँ। अच्छा, इसमें विटामिन डी की तो हमने बात कर ली। मैंने ऐसा भी सुना है कि जितना विटामिन सी लेते हैं वो भी बॉडी और बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए क्योंकि मेन स्किन के लिए, ऑर्गन्स के लिए, हर चीज़ में उसका बहुत ज़्यादा रोल है। मैं ये सोचता हूँ कि विटामिन सी क्या, बॉडी में हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। कोई भी चीज़ अगर थोड़ा-सा भी कम होगी, तो उसके सिम्पटम्स आपको कहीं न कहीं दिखेंगे। हुँ, सिर्फ़ विटामिन सी नहीं, हर एक विटामिन और हर एक मिनरल बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। तो जैसे विटामिन सी का अगर हम कोई सस्ता-सा सोर्स देखें तो आँवला ले सकते हैं? सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट सोर्स है आँवला। आँवला। हाँ, हर जगह ईज़िली मिल जाता है। हाँ। आप उसको ड्राई करके भी ले सकते हो, उसका जूस बना के भी ले सकते हो और वो हमारे मेलानिन के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे व्हाइट हेयर्स हो जाते हैं और ये सारी हुँ, चीज़ें आती हैं, तो वो उसको भी थोड़ा-सा रिवर्स करता है। तो विटामिन सी। विटामिन सी बहुत और अगर अच्छा है। जैसे हम ये चीज़ें ना ले पाएँ और फिर वो जो लिम्सी की टैबलेट्स आती हैं वो सब ले लें तो इक्वल ही है? अच्छा है, उसको जब हमारे पास कुछ नहीं है तो कुछ ना सही से कुछ तो सही हम बोल सकते हैं कि अगर हमें आँवला नहीं मिल रहा है, आप हुँ, संतरा ले सकते हो, संतरा नहीं मिल रहा है, नींबू ले सकते हो, नींबू नहीं मिल रहा है, लिमसी ले सकते हो, तो सारी चीज़ें हैं। मेरा जो मानना है अगर नेचुरली आपको कोई हाँ, चीज़ हाँ, प्रोवाइड हो रही ऑब्वियसली। है, तो सबसे पहले आप उसको अच्छा, विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सुबह-सुबह धूप में लेट जाओ, तो डज़ इट हेल्प? बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बट तब तक जब तक आप पूरा मतलब सन के एक्सपोज़र में आपकी बॉडी पूरी है। अगर आप सनबेथिंग फुल टाइप। स्लीव्स हाँ, पहन हाँ, के जा हाँ। रहे हो तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा काम करेगा और दूसरा 8 से 9 बजे तक की जो धूप सुबह-सुबह रहती की है, धूप होती वो है। बेस्ट रहती है, उसके बाद उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती है ये जो हमारी वाइ सन रेज़ होती हैं, वो उतना ज़्यादा काम नहीं करती है। और जैसे अगर हम सनबेथिंग ले रहे हैं, एक तो जब कोरोना आया था ना, तो उस टाइम पे मैंने भी बहुत ये आयुर्वेद और ये सब पढ़ा था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उसमें ये था कि आप बहुत ज़्यादा जैसे एकदम नेकेड होके भी नहीं अगर ले पा रहे हो, तो आप व्हाइट पतले कपड़े पहन के भी आप कर सकते हो हुँ, सनबेथिंग मतलब। कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो जो हमारा क्या रहता है, हम शॉर्ट्स पहन सकते हैं, हुँ, हुँ। शॉर्ट्स ले लो हाँ, हाँ, हाँ। और आप स्पोर्ट्स अगर एक फीमेल है तो स्पोर्ट्स ब्रा ले सकती है, उसमें भी हुँ, आराम से कर सकती है हुँ। या एक हल्के से कपड़े से अपने को कवर कर लीजिए, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें भी उतना अच्छा अब्ज़ॉर्प्शन होगा, जो आपका विटामिन डी3 है तो होगा। उस समय मैंने ऐसे पढ़ा था ना कि आप सन गेजिंग करो, अच्छी आँखों के लिए, बॉडी के लिए सन बेथिंग करो, पर फिर यूवी रेज़ का नहीं होता इसमें? उस टाइम पे यूवी रेज़ कम रहती है, कम है, 9 बजे इसीलिए से 8 से 9। 9 बजे के बाद से लेके 4 बजे तक यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, हुँ, उससे पहले और उसके बाद धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक। अब बात करते हैं हम जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है अर्थराइटिस, बहुत ही ज़्यादा जिसको गठिया कहते हैं हम। और ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा है आदमियों के कंपैरिज़न में। और बहुत ज़्यादा जो बात होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस। हाँ, और जब हम ये बात करते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं और नहीं हैं या हैं तो मतलब कैसे हैं? बोल सकते हैं आर्थराइटिस मतलब हमारा जो मेन आर्थराइटिस है उसमें क्या है अर्थ मतलब बोन आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन तो हमारी बोन्स के बीच में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है सूजन टाइप। इन्फ्लेमेशन हाँ सूजन हाँ, सूजन बोल सकते सूजन उसका एक एक हाँ, एक फैक्ट ईज़ी वो है। हमारे 4 से 5 चीज़ें हम उसमें देखते हैं उसका टेम्परेचर देखते हैं इन्फ्लेमेशन में हम उसका कलर देखते हैं हम उसमें स्वेलिंग देखते हैं तो 4 से 5 चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं फिर हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन है और ये कैसे करते हैं? एक्स-रे से? अगर आपको आर्थराइटिस है या कहीं भी मान लो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें स्वेलिंग भी मिलेगी, हुँ, वहाँ पे हमें रेडनेस भी मिलेगी, हुँ। वहाँ पे हमें वार्म्थ भी मिलेगी। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रहा है। हुँ, तो हम बोल सकते हैं तो आर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड होता है, हुँ। जो जॉइंट्स के बीच में रहता है, वो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है विद ऐज? विद ऐज। तो फीमेल्स में ये थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, मेल्स में कम रहता है। फीमेल्स में ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि क्या रहता है जैसे-जैसे हमारा एस्ट्रोजन लेवल सेम वही हार्मोन जैसे-जैसे कम होंगे, एस्ट्रोजन कम होगा तो उसके कारण ये ज़्यादा होता है और बॉडी जब मेनोपॉज़ आता है, तो उसमें हमारी बॉडी कैल्शियम को भी ज़्यादा लूज़ करती है। हाँ। तो इसके कारण भी ये ज़्यादा डीजेनरेशन ज़्यादा हमारी बॉडी में रहता है।
तो जैसे अगर आप बोल रहे हो कि एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो लड़कियां हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, बच्चा डिलीवर नहीं किया, उनको उनके कंपैरेटिवली ये चीज़ें कम होगी? क्योंकि आप ऑब्वियसली एक बच्चा डिलीवर करते हैं तो बॉडी में चेंजेस तो आते हैं ना? जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा इतना कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि जो बॉडी में फिजियोलॉजी है वो तो एक टाइम के बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आएंगे ही आएंगे ना। अब 30s के बाद हम जो बोलते हैं तो चेंजेस आते ही आते हैं। आप ये नहीं करते कि आपने बच्चा मतलब पैदा किया पैदा है। किया है या नहीं किया है, तो बॉडी में जो चेंजेस आने हैं वो आने हैं। अगर हम मेल को भी देखें तो मेल कौन सा बच्चा हाँ, पैदा करता ऑब्वियसली। है ना? बट उसकी बॉडी में भी तो चेंजेस आ ही रहे हैं ना। मुझे नहीं लगता बहुत हद तक शायद इससे कोई वो फर्क फर्क पड़ता पड़ता है। होगा। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया जाता है, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आयरन की कमी हो तो आयरन की गोलियां देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रोल है, हम्म। जहाँ तक मुझे पता है। ठीक। जब हम महिलाओं की बात करते हैं ना तो आजकल क्या होता है कि एक तो कोई एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और हम इंडियंस ना बड़े प्राइड लेते हैं कोई भी गलत चीज़ों में कि उनको लगता है एक्सरसाइज करने का मतलब है कि हम पैदल चल लें, और हम पोछा लगाते तो हैं, हम इतने बड़े घर का काम करते तो हैं, और इस चीज़ में भी बड़ा प्राइड लेते हैं कि हम तो रात भर नहीं सोए। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और वेट, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुरंत उस चीज़ का इलाज नहीं करते कि हमारा मोटापा बढ़ रहा है। वो एक टाइम के बाद जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और घटाना मुश्किल हो जाता है, तो मैं मतलब आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाह रही हूँ औरतों को कि भाई एक्सरसाइज करो, सिर्फ घर का काम करना इज़ नॉट सफिशिएंट। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं तो ये बोलूँगा कि फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो मेल्स में है वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत हद तक हेल्प करता है आपकी मसल्स को बचाने के लिए, और हमारा जो स्केलेटन है वो मसल्स के सहारे ही पूरा टिका हुआ है। और फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो मतलब उन्हें वेट ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें एक्सरसाइजेस की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू मेल, हम्म। है ना? और अगर जो ये बोलते हैं कि हम पोछा लगा रहे हैं, हम झाड़ू मार रहे हैं, हमने ये कर दिया, तो क्या वो सफिशिएंट है? या क्या उसमें उनका बिल्कुल करेक्ट पोस्चर है? हम्म। क्या ये नहीं हो सकता कि उस पोस्चर के कारण उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है? हाँ, जो बैठ है के ना? पोछा लगा रहे और हैं। ये हम बोल सकते हैं कि क्या आप खा रहे हो, कितनी आपकी कैलोरीज़ इनटेक है, और क्या आप उतना बर्न कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो एक्सरसाइज़ेज़ मैं ये बोलूँगा कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर कोई पोछा लगा रहा है उसके लिए, कोई नहीं लगा रहा है उसके लिए, वॉक सबके लिए ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग सबके लिए ज़रूरी है, और फ्लेक्सिबिलिटी सबके लिए ज़रूरी है। जब हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे जोर दिया जाता है कि आप सिर्फ कार्डियो मत करो, इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग ये सब करो। तो क्या मतलब इतना ज़्यादा जोर क्यों देते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में? मतलब क्या रोल है उसका इतना बड़ा जो सब इसी के पीछे पड़े रहते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में अलग-अलग मसल अलग-अलग तरीके से काम करती है। कुछ पोस्चरल मसल्स रहती हैं जो हर टाइम हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखती हैं। मतलब अगर हम बैठे भी हैं तो अभी सैकड़ों मसल्स ऐसी हैं जो काम कर रही हैं। हाँ, अच्छा। जैसे हमारी काफ मसल्स हैं, काफ मसल्स हर टाइम ब्लड ऊपर पंप करती रहेगी। ये इसका फंक्शन ही हमारे हार्ट का, हमारी बॉडी का सेकंड हार्ट यही है, काफ मसल, जो नीचे से ब्लड को ऊपर पंप कर रहा है। रियली? हाँ, काफ मसल सेकंड हार्ट सेकंड है? हार्ट है। वाओ। अब देखो हमारी बॉडी में क्या है, ग्रेविटी नीचे के लिए यूज़ कर रही है, तो ब्लड ऊपर पंप कैसे कर रहा है? इसी मसल से तो काम करते हैं। वाह। इसीलिए बोलते हैं उठते हुए सुबह एंकल टो पंप्स करने चाहिए, इसलिए स्ट्रेंथ ज़रूरी है। नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बोला कि ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए सुबह उठते ही? मॉर्निंग में उठो, हम्म। जैसे ही लेटे हो तो सबसे पहले अपने पंजों को 10 से 20 बार चलाओ। ओह। इसलिए चलाओ क्योंकि जब हम लेटे हुए हैं तो हमारा ब्लड उतने अच्छे से ऊपर फ्लो नहीं करेगा इस उसमें। तो जब हम एंकल टो पंप्स करेंगे तो हमारा ब्लड ऊपर जाना स्टार्ट होगा। वेरिकोज वेन में काफ बहुत बारी वीक हो जाती है। एक कंडीशन ऐसी होती है जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसमें क्या होता है कि हमारी जो नीचे काफ मसल है उसके आसपास जो आर्टरीज है उनमें क्लॉट बनना स्टार्ट ब्लड होता है। क्लॉट्स। ठीक है। अब क्लॉट ऐसा है कि क्लॉट पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, अच्छा। तो अगर वो क्लॉट कभी हार्ट में जाके रुक गया तो हार्ट अटैक आ सकता है। अगर कभी ब्रेन में जाके रुक गया तो ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है ना? तो ये सारी चीज़ें कि हमारी मसल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो हमारा फ्रेम है उसको सपोर्ट करती हैं। आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो पूरा मसल्स पे ही बना हुआ है।
एक मसल वीक हुई तो पूरा बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाएगा, एक मसल ज़्यादा स्ट्रांग हुई और एक मसल वीक हुई तो अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो बैलेंस करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा इसीलिए कहते हैं कभी-कभी शायद कि रात को जब सो तो पैरों के नीचे तकिया लगा दो। हल्का सा ये elevate करना चाहिए? करना चाहिए अच्छी ताकि नींद ब्लड आती है? आराम से ऊपर की तरफ जाए, हमारे हार्ट की तरफ जाए। तो जैसे हम काफ मसल्स है उनको भी तो रेस्ट देना होता होगा या नहीं? काफ मसल अब डिपेंड करता है, हमारी हर एक मसल में अलग अलग तरीके के फाइबर्स रहते हैं। कुछ स्लो ट्विच मसल फाइबर्स रहते हैं, कुछ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स रहते हैं। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स वो हैं जो लेट में थकते हैं। हाँ। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स वो हैं जो बहुत जल्दी थकते हैं। जैसे अगर मैराथन रनर्स को देखो तो उनमें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज़्यादा होंगे क्योंकि उन्हें 21-21 किलोमीटर दौड़ना होता है ना। और जो 100 मीटर्स स्प्रिंट करते हैं उनको फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ज़्यादा चाहिए। अभी हम मान लीजिए डंबल कर्ल कर रहे हैं तो उसमें हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा ट्रेन हो रहा है ना। हम कार्डियो कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्लो ट्विच मसल फाइबर ट्रेन हो रहा है। तो दोनों फाइबर्स को ट्रेन करना ज़रूरी रहता है। ओके तो जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे हम स्पोर्ट्स वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, और हम देखते हैं कि जनरली उनको इंजरी भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं हर किसी का जो मैंने देखा है कि कभी लिगामेंट ये हो गया, कभी ACL वो हो गया, कभी कुछ हो गया, उनको इतनी ज़्यादा इंजरी क्यों होती है जबकि वो हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं ना। एक वर्ड आता है ओवर यूज इंजरी। किसी भी चीज़ को आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर आएगा ही आएगा। एक एथलीट है, अगर मैं बॉलर का देखूं, एक बॉलर है, एक मीडियम पेसर बॉलर है, तो उसको दिन के कम से कम 35 ओवर डालने हैं, उसको 25 ओवर डालने हैं और सेम स्पीड पे डालने हैं। तो उसको कितनी बार एक ही मूवमेंट करना है और कितनी बार उसको उस चीज़ को रिपीट करना है, उसकी बैक में कितना लोड आ रहा है, उसके हिप जॉइंट्स पे कितना लोड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इंजरीज आएंगी ही आएंगी ना। स्पोर्ट्समैन को इसीलिए ज़्यादा इंजरी आती है क्योंकि वो उस जॉइंट को से ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसीलिए उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग भी कराई जाती है ताकि वो इंजरीज कम हो। और इनको रेस्ट, इनके लिए फिर रेस्ट बना होता है या इनके बॉडी को आदत ही हो जाती है वैसे? नहीं, इनके लिए रिकवरी सेशन प्रॉपर होते हैं। हर एक एथलीट के साथ एक फिजियो ज़रूर रहेगा, एक मैश्योर ज़रूर रहेगा, एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ज़रूर रहेगा। मेन हमारा काम जो रहता है इनको इंजरी से बचाना ही रहता है। मैश्योर है, अगर प्लेयर आया है तो पूरा बिल्कुल थका हुआ है तो एक अगले दिन उसे खेलने जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक अच्छी मसाज दो ताकि वो अगले दिन बिल्कुल फ्रेश होके काम करे। एक फिजियो का मेन काम ये रहता है, मुझे पता है कि आज इसने कितने ओवर्स डाल दिए हैं और इसकी कौन कौन सी मसल्स में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, तो हम उसको ही टारगेट करेंगे, उन मसल्स को टारगेट करेंगे ताकि वो अगले दिन के लिए फ्री रहे और अच्छा काम करे। अच्छा, जैसे अभी ऋषभ पंत का बहुत मेजर मैसिव एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद भी वो खेलने लायक हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम भी उन्होंने नहीं लिया अपने रिकवरी में और ऐसा लग रहा था कि वो शायद चल भी नहीं पाएंगे। और वैसे ही हम कोई और अगर देखें उनकी जगह जो नॉर्मल हैं लोग, उनकी रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। फैसिलिटीज़ भी हैं और देखा जाए तो एक जो एथलीट रहता है और एक नॉर्मल इंडिविजुअल रहता है, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है उनके हीलिंग प्रोसेस में। एक एथलीट का हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है और एक नॉर्मल इंडिविजुअल का उतना अच्छा नहीं रहता है। तो उनका हीलिंग भी अच्छा रहता है, प्लस उनको पता है कि हमारा ब्रेड एंड बटर भी यही है, हमारा पैशन भी यही है और हमें इसके लिए ही काम करना है। तो वो और ज़्यादा उसे प्रायोरिटी में रखते हैं। तो इसलिए उनका, और दूसरा फिजियो, उनके एसएनसी कोचेस हर टाइम उन पे नज़र रखते हैं। हर एक उनका एक फ़ेज़ आता है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, किस फ़ेज़ में किस तरीके की एक्सरसाइजेज चाहिए, किस तरीके का उनको ट्रीटमेंट चाहिए, वो सारा रहता है। इसलिए उनकी रिकवरी फास्ट रहती है। और एक नॉर्मल इंडिविजुअल को देखें तो उन्हें ये रहता है कि हाँ, हमारा घुटना, मान लो हम ACL टीयर के बारे में बात करें कि हमारा घुटना मुड़ जाए उतना ही काफ़ी है, बट अगर हम इंजरीज दोबारा होने भी चांसेस रहते हैं। ACL इंजरी देखें तो उसका रिकरेंस बहुत बारी होता है कि हमने ACL रिपेयर कराया, रिकंस्ट्रक्टिव। ACL एक्चुअली है क्या? ACL का अगर हम फुल फॉर्म बोले तो एक होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये लिगामेंट हमारी ना नीज के बीच में रहता है, जो हमारी दो बोन्स हैं उनको पकड़ के रखता है। इसका मेन काम क्या रहता है कि जो हमारा नी में एंटीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है उसको रोके, कि बहुत ज़्यादा आगे ना भाग जाए। तो मेन काम उसका रहता है कि दोनों जॉइंट्स को
स्टेबल रखना। बहुत बारी क्या होता है, कुछ एक स्पेसिफिक ऐसी मूवमेंट रहती है जिसमें बहुत बारी ACL टेयर हो जाता है। फुटबॉल प्लेयर्स का बहुत कॉमन रहता है जो ACL टेयर होता है। एक लिगामेंट है, गलत मूवमेंट हुआ, टेयर हो गया, ये रहता है। तो कभी कभी कोई ऐसी इंजरी भी होती है जिससे उनका करियर ही खत्म हो जाता है? बहुत सी इंजरीज होती है जिससे मतलब वो वापस नहीं आ नहीं पाते बन हैं। पाता वो। बहुत से प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली तो फिट हो जाते हैं बट वो साइकोलॉजिकल कभी फिट नहीं हो पाते। क्योंकि उनको हील होने में बहुत टाइम लग जाता हील है। होने में टाइम लगा, उन्हें डर लगता है कि दोबारा ना हो जाए, हाँ, अच्छा, वो डर बैठ जाता वो होगा। डर बैठ जाता है। इस कारण बहुत से प्लेयर्स का और बहुत पेनफुल होती है इंजरीज। इंजरी तो कोई भी हो पेनफुल रहेगी ही रहेगी। हाँ, और कभी ऐसा भी होता होगा ना कि डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला लेकिन एथलीट को तो करना है भाई। हाँ, एक एथलीट का रेस्ट बहुत अलग तरीके से रहता है। उसका रेस्ट मतलब कभी भी मतलब इनिशियल फेज को हटा दे, अगर कि जब बिल्कुल ही बेड रिडन है उसको हटा दे, उसके अलावा उसके लिए वो रेस्ट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मान लो कि अगर मेरा किसी प्लेयर को रेस्ट देना है तो उसमें हम कुछ और एक्टिविटीज़ कराएंगे, या मान लो कि इस नी में प्रॉब्लम है तो हम आर्म्स का कुछ और काम कराएंगे या किसी और ताकि तरीके उसे से, ऐसा ना लगे, ताकि वो उसकी बॉडी हर टाइम इन्वॉल्व रहे और उसको मेंटली ये ना लगे दैट ही इज नॉट वेल। तो एक रेस्ट बहुत अलग हो जाता है स्पोर्ट्समैन के लिए। रेस्ट कभी ये नहीं हुआ कि हम बेड पे लेट गए हमारा रेस्ट है, वो कुछ ना कुछ और एक्टिविटीज़ में उसको डाल देते हैं। मानो कि मैं बहुत बहुत टाइम से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए तो मैं आराम से स्विमिंग कर सकता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा एंजॉय भी करूँ और वो मेरी बॉडी के लिए एक थेरेपी का काम करे। तो ये चीज़ें हम कर स्विमिंग भी मैंने ऐसा सुना है कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ना। स्विमिंग मतलब अगर मैं बोलूँ तो बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। उसमें हर एक जॉइंट काम करता है, हर एक मसल काम करती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ बहुत से लोगों को कि कुछ नहीं है तो स्विमिंग करो, पर स्विमिंग आनी भी तो चाहिए। ट्रेनर्स हैं तो सही। पर मैंने ऐसे सुना है कि स्विमिंग के साथ लोग इंक्लूड करते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप स्विमिंग कर लो या फिर साइकिलिंग कर लो, ये सब चीज़ें कर रहे हो तो वो भी बहुत बेस्ट है। नहीं, मुझे ये लगता है कि साइकिलिंग से ज़्यादा अच्छा स्विमिंग है। साइकिलिंग में हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारी लोअर बॉडी बहुत अच्छे से ट्रेन हो रही है, बट स्विमिंग में हम देखें तो हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है, पूरी बॉडी स्ट्रेच भी हो रही है और पूरी बॉडी को एफर्ट्स भी लगाने पड़ रहे हैं अपने को आगे पुल करने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ साइकिलिंग और स्विमिंग तो मुझे स्विमिंग ज़्यादा सही लगती है। मैं जब भी स्विमिंग, आई लव स्विमिंग, तो जब भी मैं स्विमिंग करती हूँ ना, उसके पूल से आने के बाद, मतलब वैसे तो मुझे कोई बोले मैं तभी आऊँगी बाहर, वरना मैं बस चले तो नहीं आऊँ बाहर ना। तो जैसे मैं बाहर आती हूँ तो मुझे बहुत ब्लोटेड फील होता है उसके बाद। जनरली होता है मेरे साथ ऐसा। ब्लोटेड मतलब कैसा? बहुत एसिडिटी बनती है मुझे। उसका आइडिया नहीं है। नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था, जब मैंने पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं 5 स्टार्स में रुकी ना जब, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं गई ना, जैसे 5 से 6 में गई शाम के समय, तो जब मैं आई वहाँ से तो मुझे बहुत गैस बनी पेट में, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने पढ़ा तो उसमें होता है कि जैसे मैं ज़्यादा अंडर वाटर करती हूँ, मुझे बाहर वाली उतनी आती नहीं है ना, तो मैं वो ज़्यादा अंडर वाटर ही करती हूँ ना, ऐसे कर लिया। और वो कौन कौन से होते हैं, वो डॉल्फिन वाला, वो सब करती हूँ। तो बोला कि उसमें क्योंकि आप वो अपनी जो सांस है उसको होल्ड करते हो, शायद इसलिए होता है। नहीं, ब्लोटिंग अलग है, ब्लोटिंग अलग चीज़ है, सांस वाली मतलब मेरे पेट में ना दर्द होता है लिटरली उसके बाद। उसका आइडिया नहीं है। हाँ, बहुत अलग है। बट स्विमिंग बेस्ट है यार, मैंने तो बहुत वजन भी घटाया। करना चाहिए, बेस्ट करना है चाहिए। ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे हम इंजरी की बात कर रहे थे, तो आप जैसे सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपिस्ट भी हो, तो कभी ऐसा होता है कि किसी एथलीट ने या किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने झूठ बोला हो कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, आई एम फाइन, लेकिन एक्चुअली ही और शी इज़ नॉट फाइन, कि ताकि बाहर ना निकाल दे? प्लेयर बोलता है, होता है। हर प्लेयर इंजरी छुपाता है। मतलब मुझे जो मेन प्रॉब्लम मैं जो फेस करता हूँ, मैं यही फेस करता हूँ कि इनको पकड़ूं कैसे। फिर इसमें ये होगा कि गुरु कितना शातिर है। हाँ, तो अब जैसे क्लिनिक में कोई आता है तो अपनी इंजरी बताने आता है कि भैया मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, वो बताता है। और प्लेयर कभी, मतलब जो अच्छा प्लेयर होगा वो बताएगा, अगर उसे पता है कि मेरे लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आज के मैच के, तो वो क्लियरली बताएगा। बट स्टार्टिंग फेज में प्लेयर छुपाते हैं ताकि हम रिप्लेस ना हो जाएं किसी से या हमें हटाई ना दे टीम से, तो छुपाते हैं।
तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग हो जाता है कि ग्राउंड में उन पे बार बार नज़र रखो, कहाँ पे वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बारी हमारे सामने वो सही रहेंगे और ग्राउंड में साइड में जाके कमर को पकड़ेंगे या कहीं पे लिम्प करेंगे, तो उस टाइम पे उनको पकड़ना पड़ता है। और अगर बहुत बारी ये रहता है कि वैसे भी ना पकड़ पाओ तो उनके साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम खेलने पड़ते हैं कि भाई मुझे तो लग रहा है। तो धीरे धीरे उसे कन्विंस करना पड़ता है तो जाके वो सच बोलते हैं। अच्छा, कितने प्लेयर्स पे एक फिजियो होता है असाइन? अगर हम डोमेस्टिक मतलब मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, अगर क्रिकेट में देखा जाए तो सीनियर टीम तक में एक ही फिजियो रहता है, जो पूरे 15 या 20 का जो स्क्वाड रहता है उसमें एक ही फिजियो रहता है जो सबको देखता है। बाकी अगर हम बड़ी टीम्स के साथ जाएं तो असिस्टेंट फिजियोज भी रहते हैं, हेड फिजियो भी रहता है। तो ऐसा रहता है, जो डोमेस्टिक्स रहते हैं उसमें एक फिजियो, बाकी जैसे आईपीएल होता है उसमें 2-3 फिजियोज भी रहते हैं एक टीम के साथ। तो इस तरीके से पूरा रहता है। अच्छा, जो फिजियोज होते हैं और जो इनके साथ डॉक्टर्स होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं जैसे कोई क्रिकेटर थे ना, उनके जब बॉल लग गई थी तो उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो जैसे अगर आप कोई प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई असाइन हुआ है, चाहे फिजियो हुआ है चाहे डॉक्टर हुआ है, और उसको ऐसी कोई इंजरी हो जाए तो आप पे भी नाम आता है क्या? नाम ऐसा कुछ नहीं आता है, हमारा मेन काम रहता है कि असेसमेंट करना है, क्या सही है क्या गलत है वो बताना है। अगर गलत बताया तो नाम आएगा, सही बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन रहता है कि अगर किसी को आप हेड इंजरी की बात करें, कंकशन, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंजरी है हर एक स्पोर्ट्स में। आप बहुत बारी फ्रैक्चर्स से बच जाते हो, रिकवर कर लोगे आप। अगर लिगामेंट इंजरीज है उससे बच जाओगे, निगल से बच जाओगे, मसल टेयर से बच जाओगे। बट अगर कंकशन मतलब कोई बॉल हिट हुआ है या कंकशन हुआ है और वो ज़्यादा तेज हुआ है, बहुत बारी लाइफ चली जाती है, या बहुत बारी ऐसा होता है कि वो दोबारा कभी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है। तो उस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ गलत ना बता दें कि जिससे आगे इस प्लेयर का लाइफ ख़त्म हो जाए। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोल सकते हैं बहुत अच्छा, ज़्यादा। जैसे क्रिकेट मैचेस होते हैं तो कैसे होता है आपका, मतलब कितने मिनट का होता है, कैसे करना होता है, क्या उसको थोड़ा बताओ ज़रा। हमारा ये रहता है कि मॉर्निंग से लेके जब तक मैच चल रहा है हमारी पूरी नज़र ग्राउंड पे होनी चाहिए। मैं जो करता हूँ पर्सनली, मैं बॉल को देखता हूँ, कहाँ बॉल जा रही है, जहाँ बॉल जा रही है वहाँ नज़र दौड़ाओ, क्योंकि इंजरी ज़्यादा होने के चांसेस वहीं रहते हैं। अगर मान लो फील्डिंग चल रही है, बॉलर ने बॉलिंग कराई, उसने शॉट मारा, तो जहाँ बॉल जा रही है वहाँ ध्यान दो, तो पता चलता है कि हाँ वहाँ सब ठीक है, फिर आप नॉर्मल हो जाओ। और रही बात टाइम की, तो हमारे पास मुश्किल से 4 मिनट या 4 मिनट रहते हैं कि आपको उसमें अंदर भी जाना है, बाहर भी अंदर आना मतलब ग्राउंड के अंदर जाना है, असेस करना है, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट करना है वो करो। अगर खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा वो डिसीजन आपका है, और 4 मिनट में बाहर आना है। हाँ, तो इसलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। हाँ, आँख कान नाक सब खुले सब होने खुला होना चाहिए। सुपर्ब। मैं ये कह रही थी, जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो उस समय मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जो रह गया था, कि हम कभी कभी बोलते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, तो ये इसका क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा सुना है ये। एक्चुअली क्या होता है, और मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम देखें तो डीजनरेशन स्टार्ट होता है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हुआ, ग्रीस खत्म हो गया, जो नॉर्मल टर्म में बोले। उसके बाद बोन के ऊपर बोन फ्रिक्शन करती है, वहाँ से कुछ पार्टिकल्स ब्रेक हुए, जो बचा खुचा साइनोवियल फ्लूइड है वो उसके अंदर घुसा, और उसके बाहर से कैल्शियम डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे वो स्पाइक से बनना स्टार्ट हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, वो स्पाइक्स है। अब कोई बोन किसी स्पाइक के ऊपर रगड़ रही है तो पेनफुल रहता है। पेनफुल तो पेन हम अगर नॉर्मली बोले तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका जो इलाज होता है वो सर्जरी होती है? बहुत, हाँ, मेन तो एंड में सर्जरी होती है। इनिशियली हम क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को हम स्लो कर सकते हैं। अगर आर्थराइटिस है जो हमारा बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है 5 से 6 साल में, उसे हम 10 से 20 साल तक ले जा सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से क्या कर सकते, मतलब ये सारा चीज़ें रहता है। एक्सरसाइज हो गया, आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, आपकी कौन मसल कितनी टाइट है, उन पे सब पे काम करो तो फिर हम स्लो कर सकते हैं। हम बिल्कुल फिजियो ठीक नहीं कर सकते हैं, उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि नी पेन इज़ द न्यू पैंडेमिक, क्योंकि इंडिया में हर साल 10 लाख नी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं। तो क्यों है, मतलब नी का इतना ज़्यादा क्यों है हमारे इंडियंस में इतना? वही फिर सारी वही बात आ जाती है, एक्सरसाइजेज और ये सारी चीज़ें। दूसरा, अगर मैं मतलब एक नॉर्मल चीज़ बोलूँ तो कह सकते हैं कि
जब मसल ज़्यादा वीक होंगी तो जॉइंट्स पे ज़्यादा लोड आएगा। आप नॉर्मल एक चीज़ हो, और अगर मसल स्ट्रॉन्ग है तो जॉइंट्स पे उतना लोड नहीं आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्थराइटिस ही नी पेन का एक रीज़न, मतलब एक आर्थराइटिस ही है जिसके कारण हमारा घुटने दर्द हो रहा है। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिसके कारण हमारा नी में पेन आता है। बहुत बारी आर्थराइटिस होता भी नहीं है फिर भी नी में पेन आता है। कि जैसे बहुत से लोगों के टेंडन्स में प्रॉब्लम होती है। टेंडेंस क्या होता है? टेंडन्स हमारा मतलब बोल सकते हैं कि टेंडन जो होती है वो हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है। दो हम टेंडन और लिगामेंट, लिगामेंट, हाँ है ना, वही इसीलिए पूछ रहे हैं। लिगामेंट ये होता है, लिगामेंट जो हमारा बोन टू बोन कनेक्ट होता है कि एक बोन से दूसरी बोन को लिगामेंट ने जोड़ के रखा है। और टेंडन होता है जो एक मसल से बोन को जोड़ के रखता है। तो टेंडन, बहुत बड़ी टेंडन्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टेंडनाइटिस बोलते हैं। जैसे आर्थराइटिस है वैसे टेंडनाइटिस भी है। तो टेंडन में इन्फ्लेमेशन है उसके कारण भी आता है। और जो आर्थराइटिस आपने बोला उसके कारण भी आता है। कभी कभार बहुत सी ऐसे बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण वो नी पेन आता है। तो अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण नी पेन आता है। तो हम बोल सकते हैं कि नी पेन मतलब स्ट्रेंथन करेंगे तो बहुत हद तक कम होगा। मतलब बाय एंड लार्ज आप सिर्फ एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, बॉडी पे ध्यान दो तो ये चीजें काफी हद तक बचाई जा सकती है। मतलब मुझे ये लगता है कि हमारे लिए बेस्ट मेडिसिन एक्सरसाइजेज है। हाँ। और मैं सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं बोलूँगा इसमें, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी मसल स्ट्रेंथ, हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मेन हार्ट हमारा कितने अच्छे से काम कर रहा है। एक्सरसाइज में हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मसल एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब पे काम करो तो आप एक तरीके से फिट माने जाओगे। जो हमारी वाली जनरेशन है ना, जो जनरली 30s में है और हमारे पेरेंट्स 50 प्लस हो चुके हैं, 55 प्लस भी हो चुके हैं, तो जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप ज़्यादा मेहनत ना करें, सीढ़ी ना चढ़ें, तो हम उनके बैग ले लेते हैं और इस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं कि बस गाड़ी से उतरते ही कहीं पहुँच जाएँ, बस चले ना थोड़ा भी। तो हम लोग क्या अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा कर सकते हैं जो उनके लिए, जो उनकी अभी जितनी भी लाइफ है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की उनकी जो लाइफ है वो अभी तक नहीं हुई, तो एटलीस्ट चलो अब हम उनके लिए कुछ कर ले तो थोड़ी पेनलेस हो जाए। उनको सबसे पहले एजुकेट करना ज़रूरी है। मतलब मुझे ये लगता है कि उनकी भी गलती नहीं है, जो वो अपने पुराने लोगों से सीखे वो आगे डिलीवर करेंगे, आपको भी वही बोलेंगे अरे ऐसे करो इससे हो जाएगा। तो हमें उन्हें पहले एजुकेट करना है कि इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है। मुझे लगता है जहाँ पे डांटना भी पड़े वहाँ पे डांटना भी थोड़ा ज़रूरी रहता है। तो हमें उन्हें ये एजुकेट करना है कि एक्सरसाइजेस का क्या रोल है। उन्हें बहुत बारी एग्जाम्पल बताने पड़ते हैं कि ये नहीं करोगे तो ये हो सकता है। जैसे बच्चे को हम डील करते हैं, एक एज के बाद पेरेंट्स को भी हमें वैसे ही डील करना पड़ता है। एग्जाम्पल दे के बताओ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी आती हैं, या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें बताओ कि किस तरीके से आगे वर्स्ट हो सकते हैं, है ना। तो वो भी समझेंगे कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और एक बारी अगर कोई पेन में है तो वो ट्राई ज़रूर करेगा, और अगर उसे रिजल्ट मिलेंगे तो उसे कंटिन्यू भी करेगा। एजुकेट करने वाली बात तो आपने बहुत सही बोली है, क्योंकि एक दिन ना मैं बर्पीज कर रही थी बहुत तेज से, तो मेरी दादी कह रही बेटा ऐसे मत कर, पेट में खराबी आ जाएगी। और कि मतलब घर वालों को ना ये लगता है कि आप जैसी 30s में आते हो आपका बुढ़ापा शुरू हो गया है। वो कहते बुढ़ापे में इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बोला अगर हम बूढ़े हैं तो फिर आप तो एग्जैक्टली। और बहुत लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने जो 60 साल के भी होते हैं, लगते नहीं है 60 साल के। या यस, कभी आप मैराथन में देखो कि 60 प्लस लोग इतना बढ़िया एक्सरसाइजेस करते हैं कि पता ही नहीं चलता ये 60s में। ट्रू। मैं उन्हें ज़्यादा जवान बोलूँगा बजाय वो जो 30s में कमर में बेल्ट लगा के घूम रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको। जैसे कमर में बेल्ट की बात हो गई या गले में वो जो सर्वाइकल के लिए पट्टे वाली बात हो गई, तो मैंने ऐसा सुना है कि वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इज इट ट्रू? बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करो तो सही है। मतलब मैं जो बोलता हूँ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कभी कभार अगर आपको बैक पेन है तो आप पहन सकते हो, या बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे पेन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बट वो वही काम कर रही हैं जो हमारी कोर मसल्स करती हैं। कि वो वही काम कर रही हैं कि हमारे कोर ने जिस तरीके से हमारी कमर को, हमारे लोअर ट्रंक को पकड़ा रहता है, तो वो काम बेल्ट कर रही है ना।
तो अगर हम अपने कोर को ही उस तरीके से ट्रेन कर दें तो बेल्ट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम कंटिन्यूसली उस बेल्ट को यूज़ कर रहे हैं तो कोर बोलेगा मेरा क्या काम है, मैं चलता हूँ। तो धीरे धीरे वो मसल्स अपना काम भूलने स्टार्ट करती है, वो मसल उतना इंगेज नहीं हो पाती हैं, तो वो काम फिर हम बेल्ट के ऊपर ही छोड़ देते हैं। अच्छा, इसलिए बहुत ज़्यादा बेल्ट पहनना मुझे नहीं लगता है कि अगर बहुत इजी लैंग्वेज में बोले तो मतलब हम खराब आदत डाल रहे हैं अपनी बॉडी को। हम कहाँ, हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जो वीक है, ना कि उसे और वीक करे जो वीक है। अच्छा, आजकल जो बड़े ऐसे चल रहे हैं ना, एड्स आते हैं, जैसे फ्रीडो का बहुत ज़्यादा ऐड आता है, तो नेक पिलो की जब हम बात करते हैं तो नेक पिलो मतलब एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट मेरे को तो बहुत फ़ायदेमंद लगा है ट्रैवलिंग में। तो नेक पिलोज ठीक होते हैं या उनको भी आदत नहीं डालनी चाहिए? नहीं, वो अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत सी नेक पिलोज में देखा है कि कर्व सा बना रहता वो है। कर्व वाला ही है, अच्छे वाले नेक पिलोज जो होते तो हैं। कर्व रहता है, तो बहुत बारी क्या रहता है कि हमारा जो हम सोते हैं ना, हमारे सोने के पैटर्न पे भी ये रहता है कि कितना मोटा तकिया होना चाहिए। अगर हम बिल्कुल सीधा सोते हैं तो पतला तकिया होना चाहिए, है ना। और अगर हम करवट लेके सोते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा तकिया होना चाहिए, ताकि हमारे कान से लेके हमारे शोल्डर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कवर करे और हमारे नेक, हमारे जो हेड को सपोर्ट मिले। तो वो जो फ्रीडो के या जो पिलो आते हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक फ़ायदा करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना हम सीधा सो रहे हैं करवट लेके सो रहे हैं। तो अगर सीधा है तो पतला वाला पार्ट हमारे काम आता है, और जब हम करवट लेते हैं तो मोटा वाला पार्ट हमें सपोर्ट करता है, तो फ़ायदेमंद तो है। नेक पिलो वाली बात को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो पुराने लोग बोलते हैं कि तकिया नहीं लेना चाहिए, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आप, मुझे ये लगता है कि पिलो बहुत ज़रूरी है। हमारे ना बॉडी में मेन दो ही जो कर्व है स्पाइन में, वो एक सर्वाइकल में है, दूसरा लंबर में है। अगर हम सीधा भी सो रहे हैं या करवट लेके भी सो रहे हैं और हम पिलो यूज़ नहीं करते तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, कि अगर हम करवट लेके भी सो रहे हैं तो एक साइड हर टाइम स्ट्रेच होता रहेगा, या अगर हम सीधा भी सो रहे हैं तो उस कर्व में सपोर्ट नहीं रहता। सपोर्ट नहीं रहता। तो इतना पिलो तो हमें लेना चाहिए ताकि हमारी जो कर्व है, सर्वाइकल जो कौन सा था, लॉर्डोटिक कर्व है, उसमें सपोर्ट मिले, ताकि जब अगले दिन आप उठो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस ना रहे। क्योंकि मसल का सीधा सा एक फंडा रहता है कि अगर वो इंजरी ना हो तो वो मसल को टाइट कर देती है, ताकि इंजरी ना हो। मतलब कि हम सोए हुए हैं, ठीक है, और नेक में कोई सपोर्ट नहीं है, तो 7-8 घंटे वो स्ट्रेस में रहेगा, वो वाला पार्ट स्ट्रेस में रहेगा उस कर्व को मेंटेन करने के लिए। या जो पोस्चरल मसल्स है वो काम करती रहेंगी, उन्हें रेस्ट मिल ही नहीं रहा है। तो जब हम पिलो लगाते हैं तो उस टाइम पे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, तो अगले दिन थोड़ा सा सही रहता है। नहीं रहेगा तो अगले दिन बहुत बार हम गलत सो जाते हैं तो नेक में चनका आता है, तो वो मुझे तो बहुत ज्यादा आता है। वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतना पिलो तो हमें लेना चाहिए ताकि हमारी नेक को सपोर्ट मिले। और चनका क्या होता है? सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। चनका हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन मतलब जब कोई मसल अपने को बचाते बचाते इतना हो गया कि खिंच गई है, एक तरीके से कि हम बोल सकते हैं कि ओवर स्ट्रेच होने के कारण खिंच गई है। स्ट्रेन में मतलब जो क्या होता है कि एक मसल है, अब वो मसल आपको होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, वो कब तक होल्ड कर पाएगी, उसका भी एक लिमिट रहता है। नहीं हुआ तो कोई ना कोई हल्की सी उसमें माइक्रो टेयर्स आ जाते हैं या कुछ इंजरी आ जाती है, तो वो पेन कर, उसे चनका बोलते हैं। स्ट्रेन नॉर्मली मसल स्ट्रेन आ गया है, तो वही चनका है। और उससे बचने के लिए? उससे बचने के लिए तो वही, मतलब हम ये कर सकते हैं, नेक आपने बोला अभी कि पिलो अच्छे से लेना है, बहुत ज़्यादा ऊंचा पिलो नहीं लेना है, बहुत गर्दन पीछे एकदम नीचे नहीं लेना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो बहुत कम होता है। दूसरा, आपकी मसल, आपकी जो नेक मसल्स है वो कितनी फ्लेक्सिबल है, नेक की रेंज आपकी सही है या नहीं है। अगर हम नेक को लेके बात कर रहे हैं, जो चनका हम नेक का लेके बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारी नेक कैसी है, हमारी नेक सही है, हमारी नेक में ज़्यादा टाइटनेस तो नहीं है। क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मुझे लग रहा है कि जो हमारा डेस्कटॉप जॉब है, इसके कारण हमारी नेक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता ही रहता है, तो वो कारण हमारे चनके को ज़्यादा बढ़ा। तो बार बार चनका आने का यही कारण कि स्टिफनेस बहुत ज्यादा है नेक में। स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, और बहुत बारी ये रहता है कि अगर थोड़ा बहुत बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम है तो उसके कारण किसी किसी को चनका बार बार आता है। बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम मतलब? बायोमैकेनिकल मान लीजिए कि हमारी बोन्स जिस पोजीशन पे होनी चाहिए उस पोजीशन पे नहीं है, तो मसल पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, और जितना ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा कभी ना कभी उसमें हल्का फुल्का
स्ट्रेन आएगा ही आएगा। और ये हमें कौन बताएगा? फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है। तो चनका की एक हम बात करते हैं, एक बोलते हैं कि नस पे नस चढ़ गई, वो क्या होता है? वो भी एक तरीके से हम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में चनका, नस चढ़ना सेम है। और एक और आता है गोला उठना। हाँ, वो क्या होता है? वो क्रैम्प होता है, क्रैम्प। मसल क्रैम्प होता है। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है या बहुत ज़्यादा से, तो मसल अपने आप इन्वॉलंटरी इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है कि हमें बहुत सीवियर पेन होता है। बहुत बारी देखा होगा मैं रात में कि पैर सीधा कर दिया, पैर हाँ सीधा हाँ कर हाँ दिया, हाँ, बहुत ज्यादा होता है, तो वो रात में ही होता हाँ, है। तो वो मसल वो क्रैम्प होता है जिसे बोलते हैं गोला उठना। और बहुत बारी उसको ही बोलते हैं नस चढ़ गई। हाँ और हाँ। बहुत बारी चनके को भी बोलते हैं नस चढ़ गई। तो दोनों ये थोड़ा सा तो इसमें हाइड्रेशन बहुत मेजर रोल प्ले हाइड्रेशन, करता है। आपका थोड़ा बहुत जो आपकी मसल फ्लेक्सिबिलिटी है वो, ये हम्म। सारा बहुत ज़्यादा रोल करते हैं ताकि क्रैम्प ना आए। ग्राउंड में भी हम मेन यही ध्यान रखते हैं कि जो प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट ना हो और बहुत ज़्यादा उसकी मसल्स टाइट ना हो, नहीं तो बहुत जल्दी क्रैम्प आ जाते हैं। ओके। पिलो की बात हमने कर ली, जैसे जो मैट्रेस इंडस्ट्री है ना, उसने भी बहुत रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है अब ना। जैसे हम एक दिन कहीं आश्रम में गए थे, तो वहाँ नीचे सोना पड़ा, बहुत टाइट बिस्तर था, बिस्तर भी नहीं था, बहुत पतली सी एक वो थी। तो अगले दिन बॉडी बहुत अकड़ सी गई थी, तो माय फादर वाज लाइक कि लग्जरी की आदत पड़ गई ना। तो जैसे पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो खाट में सोते थे या बहुत पतली सी वो बिछा के सोते थे। अब बहुत ज़्यादा लोग कस्टमाइज करा रहे हैं गद्दों को, ऑर्थोपेडिक गद्दे और ये गद्दे वो गद्दे। तो क्या मैट्रेस का भी रोल होता है? मैट्रेस का बहुत रोल है। आपने क्या बोला, सुबह उठे तो बॉडी हार्ड हो गई। सेम सर्वाइकल के लिए भी वही होता है, सेम लंबर के लिए, कमर ही तो हार्ड होती है। जो मैंने आपको बोला दोनों कर्व हैं लॉर्डोटिक कर्व, उन पे हमें ध्यान देना है। तो हमें इतना लेना चाहिए, इतना मैट्रेस ऐसा लेना चाहिए कि जो सिर्फ हमें सपोर्ट करे, बैक के जो आर्चेस हैं उनको सपोर्ट करे। जैसे जो आप खाट की बात करें तो खाट में हल्का सा एक वो बाउंसीनेस रहता था कि थोड़ा सा जैसे बैठे यस तो यस यस। ट्रेम्पोलिन टाइप का फील होता था। करेक्ट तो एक करेक्ट। तरीके से वो थोड़ा सा सपोर्ट देता था हमें कहीं ना कहीं। और जो अभी मैट्रेस आ रहे हैं जैसे होटल्स में रहते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं रहते। जो बिल्कुल ही सॉफ्ट रहते हैं उसमें हमारी बैक पेन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप रोज उसी में सो रहे रोज हो। उसी को यूज कर रहे हो या 2 या 3 दिन से ज्यादा आप अगर उसे यूज करते हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ यार बैक टाइट होने लग गई है, क्योंकि वो अच्छा। हद से ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। और ये जो 8 इंच 12 इंच के गद्दे जो होटल्स वगैरह यूज करते हैं, तो ये सही नहीं ये है। सही नहीं है, क्योंकि हम बहुत से प्लेयर्स अपना बोल देते हैं कि हमें थोड़ा सा हार्ड गद्दा चाहिए। और मैं ऐसे बहुत से प्लेयर्स को देखता हूँ जो गद्दों के कारण ही कमर दर्द और गर्दन दर्द होती है। तो गद्दा बेसिकली हार्ड टाइट होना चाहिए या थोड़ा ना बहुत सॉफ्ट? ज्यादा टाइट ना बिल्कुल सॉफ्ट, उतना कि जिसमें बस सपोर्ट मिले। आजकल ऐसे भी गद्दे आते हैं कि एक तरफ सॉफ्ट होते हैं एक तरफ हार्ड होते हैं, मतलब अपनी मर्जी से वो कर सकते कुछ हो। कुछ ऐसे आ रहे हैं आजकल की जैसे डॉक्टर ऑर्थो के आते हैं। यस यस यस। इन पर बहुत ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं कि कितना डेंस होना चाहिए, कितना इसमें प्रेशर आना चाहिए कि जो बैक को सपोर्ट करे, जो सर्वाइकल को सपोर्ट करे, तो वो फिर भी अच्छे रहते हैं, वाले मैट्रेसेस अच्छे रहते हैं। और कुछ जो वो रहते हैं कि बिल्कुल ही स्प्रिंग जैसे रहता है, वो तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसे यूज़ करें। हम एक चीज़ बहुत देखते हैं, जैसे ट्रेडमिल पे लोग रनिंग कर रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि इतना भी मत भागो, घुटने खराब हो जाएंगे। किस लिए बोलते हैं वो ऐसा, और आप क्या प्रेफर करोगे, ट्रेडमिल पे भागना या आउटडोर रनिंग? मतलब ये हम 50-50 बोल सकते हैं कि हाँ, अगर हम ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं तो नी में वेरिएंट टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि अगर हम ग्राउंड पे करें तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है, हमने स्टेप रखा और वो जो फोर्स है वो फैल गया ग्राउंड में। बट इसमें क्या होता है कि अगर हार्ड बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस है, हमने जैसे ही पैर फ्लोर पे डाला तो इम्पैक्ट आया, तो ग्राउंड भी वापस उतना इम्पैक्ट आपकी नी में ऊपर डालेगी। कौन सा लॉ था न्यूटन का? थर्ड लॉ। थर्ड तो वो है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वही हर एक्शन का बराबर रिएक्शन होता है। अगर आपका ट्रेडमिल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। बट सेम वही चीज़ कि आजकल साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है, इस तरीके के ट्रेडमिल भी अब बन रहे हैं कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, तो वो ट्रेडमिल हम कर वो सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, लेकिन आउटडोर रनिंग के मुझे लगता है और भी बहुत सारे फायदे होते होंगे, जैसे मेंटली, क्योंकि आप बाहर दौड़ रहे हो, हाँ एक में आप एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्पेस में हो,
ये भी तो होता ही होगा। मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं ट्रेडमिल पे भी रनिंग करता हूँ, मैं ग्राउंड पे भी रनिंग करता हूँ। ग्राउंड पे एक अच्छा ये रहता है पहले कि आपको ना चेंज दिखता रहता है, तो आपका मन लगा रहता है। दूसरा, ग्राउंड अच्छा शॉक एब्जॉर्ब करती है। क्या एब्जॉर्ब करती है, सॉरी? शॉक एब्जॉर्ब, वही अच्छा, ठीक ठीक थर्ड ठीक। लॉ, हाँ ठीक है। कि हमने जैसे इम्पैक्ट रखा तो हमें हमारी नी पे वापस उतना नहीं आएगा, है ना। तो मतलब बोल सकते हैं कि ग्राउंड ज़्यादा अच्छा है अगर आपको ग्राउंड मिल रहा है। नहीं तो ट्रेडमिल अगर आप यूज़ करो तो अच्छा कंपनी का यूज़ करो जो थोड़ा ज़्यादा रिलायबल। ठीक, वह कर सकते हैं वरना कोई हाँ, दोनों का। और अच्छा ऐसा भी कहते हैं कि ट्रेडमिल से अच्छा आप क्रॉस ट्रेनर कर सकते हो, हाँ, जिसमें आपकी पूरी बॉडी मूव करती है, क्योंकि जैसे साइकिलिंग में तो सिर्फ लोअर बॉडी में वो आ रहा है ना। हाँ, दूसरा उस अगर हम वेट लूज या बहुत ओबीज हैं या मतलब हमारा हमारा मतलब बोन डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम रनिंग ना करके क्रॉस ट्रेनर को भी यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, उसमें हमारे दोनों लिम्स बराबर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इम्पैक्ट कम आ रहा है क्योंकि उसमें पार्शियल इम्पैक्ट आएगा क्योंकि आप वो स्विंग कर रहे हो ना कि इम्पैक्ट मार रहा है उसमें। तो एक फ्लो बनेगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो क्रॉस ट्रेनर मुझे लगता है अच्छा, जैसे डॉक्टर्स हमें बताते हैं ना ये कर लो वो कर लो, ऐसे रनिंग कर लो वैसे नहीं, तो मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट देख रही थी, तो लोग तो बड़े ब्रूटल होते हैं ना, कुछ भी कमेंट करते हैं। तो एक नी रिप्लेसमेंट वाले कोई डॉक्टर थे, बहुत ऐसे फॉरेन में करते हैं वो काम, और बहुत सारी नी रिप्लेसमेंट्स करी हैं उन्होंने, सर्जरीज। तो लोगों ने कमेंट कर रखा था कि अगली आप ही की है क्योंकि आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसे आप लोग इतना बताते हो तो खुद कितना फॉलो कर पाते हो? बाकियों का मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो follow करता हूँ। और जो डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो। अगर आप ग्राउंड पे काम कर रहे हो तो आपको फिट रहना पड़ेगा। नहीं तो बहुत बारी ये रहता है कि फिजियो ग्राउंड में दौड़ते दौड़ते जा रहा है और उसके ही क्रैम्प आ जाता है। हाँ हुआ है, मतलब मेरे सामने की बात है, वो टांग पकड़ के बैठ गया थोड़ी देर। हाँ। वहाँ आपको फिट रहना। अब कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है 8 से 9 घंटे, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट जितना ज़रूरी हम सोचते हैं कि पेशेंट को एजुकेट करें, पहले हमें वो खुद पे इम्प्लीमेंट करना पड़ना चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू। क्योंकि अगर आप फिट हो तो ही आप दूसरे को फिट रख सकते हैं। जैसे हम, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि किसी के चोट लगी या कुछ भी हुआ या सूजन आई या जो भी है, चोट लग गई, तो अम, गर्म पानी का सेक और आइस पैक, इसमें समझ नहीं पाते हैं कि आइस पैक कब यूज़ करना है और हॉट वाटर बैग कब यूज़ करना है। दोनों के अलग अलग मायने हैं। हाँ, और मैंने ऐसा भी सुना है कि आइस पैक बोलते तो आइस है पर उसकी तासीर गर्म होती है शायद। हमारा ना एक लॉ होता है, यूनिस हंटिंग लॉ, हम्म मतलब वो थोड़ा सा साइड जाता है। उसमें वो आइस पे अप्लाई होता है। वो क्या करता है, पहले वैसो कंस्ट्रक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब नसों को पहले स्लो करेगा, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन उसको थोड़ा स्लो करेगा, और फिर धीरे 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 करके वैसो डायलिटेशन में जाता है जो हीट पैक करता है, मतलब फिर धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करता है। तो क्या होता है आइस में, अगर आपकी एक्यूट इंजरी है, मतलब मैं दौड़ रहा था मेरा खिंच गया या कुछ भी, उस टाइम में हम आइस यूज कर सकते हैं। और 2 या 3 दिन बाद फिर हम हॉट पैक पे जाते हैं। उस टाइम पे हम हॉट पैक यूज कर सकते हैं। क्यों? इनिशियली अगर वहाँ पे कोई इंजरी हुई है तो मतलब ब्लड वेसल भी बर्स्ट हुई होगी, है ना। तो हम आइस पैक इसलिए लगाते हैं कि पहले वो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो, जो खून फैल रहा हो थोड़ा कम हो, और धीरे 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 करके वो सर्कुलेशन फिर अपने नॉर्मल उसमें रहे। तो जो हम इमीडिएटली या इंस्टेंटली यूज़ करते हैं वो बेसिकली आइस पैक करते हैं, और जब थोड़ी चोट पुरानी हो जाती है तो फिर हॉट पैक। ठीक ठीक ठीक, गुड। अच्छा, इससे हटके थोड़ा सवाल है कि जैसे स्लिप डिस्क सुनते हैं हम ना कि डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, L4 L5 पता नहीं क्या ही बोलते हैं। तो स्लिप डिस्क तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि होता क्या है, और जब स्लिप डिस्क एक बार हो जाता है तो स्लिप डिस्क में सर्जरी ही करवानी पड़ती है। ये कुछ लोग कहते हैं कि स्लिप डिस्क तो हो गया बट अब एक्सरसाइज करना या मत ही करना, पर सर्जरी कभी मत कराना, बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि स्लिप डिस्क होता क्या है, और दूसरा कि हो जाए तो कौन सी स्टेज पे सर्जरी करनी होती है? मैं डिस्क की बात करें पहले, तो डिस्क क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन रहती है ना, हर एक स्पाइन के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक थैली बोल सकते हैं, कुशन, जो कुशन का काम करता है, ठीक है।
जैसे हम जंप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी का वेट जो ट्रांसफर हो रहा है वो उनके थ्रू ही नीचे तक आता है ना। तो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे सेंटर फ्रेश रहता था, बाहर से थोड़ा सा हार्ड रहता था, अंदर उसके लिक्विड सा रहता था, एग्जैक्ट वैसा ही डिस्क में भी रहता है, अंदर लिक्विड रहता है और बाहर बहुत सारी फाइबर्स की लेयर रहती है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने कोई प्रेशर दिया तो वो एक शॉक एब्जॉर्ब करता है ताकि सीधे दूसरी बोन पे ना जाए, है ना। अगर ज़्यादा दूसरी बोन पे जाएगा तो बोन्स में वेयर एंड टेयर हो जाएगा। तो वो सारा जो फोर्स है वो डिस्क एब्जॉर्ब करती है। और बहुत बारी क्या होता है कि गलत पोस्चर के कारण वो डिस्क स्पाइन के पीछे से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये दो बोन है, इसके बीच में हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो जेल लाइक स्ट्रक्चर है कि पीछे की तरफ से वो ज़्यादा बाहर, आगे से नैरो हो जाता है, पीछे से बाहर आने की कोशिश करता है। तो उसकी भी एक लिमिट रहती है कब तक वो होल्ड कर सकता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, पहले वो लिक्विड फाइबर्स को टेयर करता है, जो एनुलस फाइबर्स रहते हैं उनको टेयर करता है, और धीरे धीरे वो बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो जो जेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है। अच्छा। और सॉलिड होता है तो वहाँ से हमारी स्पाइन में जो वो रहती है, स्पाइनल कॉर्ड रहती है, जो हमारी नाव जहाँ निकलती है उसको कंप्रेस करता है। तो जो स्लिप डिस्क के कारण हमें पेन नहीं होता। हमें पेन क्यों होता है कि जो डिस्क प्रोट्रूड हुई है बाहर और जो उस नाव को कंप्रेस कर रही है बार बार, और वो जो नाव पेन सिग्नल भेज रही है नीचे, उसके कारण हमें पेन फील होता है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं स्लिप डिस्क हुआ इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो डिस्क आपकी नाव को इरिटेट कर रही है तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो फिर उसमें सर्जरी होती है? नहीं, बहुत हद तक बहुत ग्रेड, मतलब 4 स्टेजेस होती हैं। अगर पहली दूसरी स्टेज है तो हम उसे फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज थेरेपी से, इन सब से मैनेज कर सकते हैं। बट एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको सर्जरी ही करा सकते हैं, बिना सर्जरी के काम नहीं बनेगा। वो कब होता है, जब आपका यूरिन पास हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। दूसरा, आपका जो फुट है वो बिल्कुल ड्रॉप हो गया, आपके फुट पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप अपना पंजा ऊपर उठा ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। बट अगर ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ हद तक आप उसे फिजियोथेरेपी से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सी ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जो बिना सर्जरी के भी ठीक हुए हैं, बट कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जहाँ पे सर्जरी मस्ट होती है। बट आई थिंक इसमें बाय एंड लार्ज यही है कि आप एडुकेट करो पहले ना। कुछ डॉक्टर्स पैसे बनाने के चक्कर में भी ना फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही बोल देते हैं कि आपको तो सर्जरी ही मुझे लगता है सेकंड ओपिनियन इज मस्ट। नहीं, आजकल मतलब मैं बहुत जगह देख रहा हूँ, कुछ डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि आप एक बार फिजियोथेरेपी कराओ, आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखेंगे। बट मुझे लगता है कि अगर जो स्टेजेस में बता रहा हूँ 1 2, अगर उसके अंदर है और उसे ठीक हो जाते हैं, मतलब अगर स्टेज ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 का टीयर है, तो उस टाइम पे आप आराम से ठीक हो सकते हो। और बहुत बारी क्या होता है कि हमें नर्व इरिटेट नहीं करती है, जो आसपास की मसल होती है वो स्पाज्म में चली जाती है, जिसके कारण हमें हर टाइम बैक में पेन होता है। और अगर आपको बोल रहा है आपको स्प्लिट डिस्क और किसी बैक में पेन है तो बहुत ज़्यादा क्यूरेबल रहता है। और अगर वो नीचे आपके पैरों में ट्रेवल कर रहा है तो मतलब वो नर्व को इरिटेट ज़्यादा कर रहा है। और हम बहुत बार ये करते हैं कि मसल्स को रिलीज कर दिया तो 50% पेन वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि वो उतना उस नर्व का पेन नहीं रहता है जितना वो मसल पेन करती रहती है आजू बाजू की, जो हार्ड हो जाती है उस टाइम। थैंक यू प्रोफेसर। अभी आपने मुझे 2 एक्सरसाइज बताई थी कोर के लिए कि अगर आप पीटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, मुझे 2-3 एक्सरसाइज ऐसी बताओ कि जैसे बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा है, यंग बच्चे सर्वाइकल पेन से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि फ़ोन इतना ज़्यादा चलाते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, और कॉर्पोरेट में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको, और फिर वो इतना सीवियर हो जाता है कि चक्कर आ रहे हैं, नॉजिया फील हो रहा है। तो कभी ऐसा हो कि 30 मिनट या 60 मिनट 1 घंटे में हम कुछ ऐसा कर लें कि जैसे आप भी कर रहे थे बीच बीच में, तो कुछ ऐसा कर लें हम 1-2 चीज़ें। नहीं, अगर चक्कर और नोजिया तक की बात, वो तो सीवियर हो गया, तो आपको आ जाना पड़ेगा। बट मतलब मेरे पे कोई भी आता है तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आप बहुत देर तक स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ करो, हर 30 मिनट में ब्रेक लो, नेक को प्रॉपर स्ट्रेच करो, हल्का हल्का उसे रोटेट करो, थोड़ा सा शोल्डर्स को मूव करो, उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट करो। आप 8-8 घंटे तक एक ही पोजीशन में रहोगे तो
परेशानी आएंगी ही आएंगी, बट बीच बीच में आप थोड़ा सा मूव करते रहोगे, तो बीच बीच में आप थोड़ा सा शोल्डर रोटेट करते रहोगे, तो मसल एक टाइम के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है उनमें। वो भी 8 घंटे काम करेंगे, जितना मतलब आप करोगे उतना वो भी काम करेंगे, ट्रू। उनको भी बीच में रेस्ट चाहिए, तो जितना उनको रेस्ट दोगे उतना अच्छा काम वो करेंगे। और पैरों के लिए जैसे पैर थक जाते हैं। मुझे जो मतलब मैं जो करता हूँ, अगर पैर जैसे मेरा ब्रेक हुआ, खड़ा हुआ, थोड़ा सा ग्लूट्स को 2-3 बार टैप करो ताकि ग्लूट्स वापस एक्टिव हो जाए, और थोड़ा सा पैर का मूवमेंट, पैर चला दिया, हल्का सा एक वॉक कर ली, उसका वापस अपना काम स्टार्ट कर दें। अब थोड़ा सा हम जिम की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं। आजकल हम जिम में देखते हैं कि स्टीरॉइड्स का हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और जो जिम फ्रीक हैं, जैसे हम अगर सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, तो वो इतने ज़्यादा फिटनेस फ्रीक लगते थे। जब वो बिग बॉस में भी आए थे तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जिम विम, हैवी वेट लिफ्टिंग, दिस एंड दैट। उसके बाद एट द एज ऑफ 40 वो कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। आजकल भी हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिम करते थे और बहुत बहुत यंग एज में उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया या हार्ट अटैक आ गया, इस तरीके से जो डेथ्स हो रही हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, या बड़ा उस तरीके से कहते हैं, यू मे नॉट लाइक इट, कि डब्बे खा रहे हैं या स्टीरॉइड्स ले रहे हैं? तो आपने जैसे अभी सिद्धार्थ शुक्ला का आपने बोला, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, उनका स्ट्रेस कितना है ये, और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो एक अलग फैक्टर है। दूसरा, आजकल जो जिम्स में ज़्यादा यूज़ हो रहा है कार्डियक अरेस्ट का, जो मेन रीज़न मुझे लगता है वो है जो आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हो, और जो सारी चीज़ें आप अब्यूज़ कर रहे हो, उसके कारण मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाता है। जो कार्डियक अरेस्ट की आप बात करो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर मैं देखो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपना अच्छे से आ रहा है, अपना एक्सरसाइज कर रहा है, अपना योगा कर रहा है, अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा है, ज़्यादा उसको मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी। बट हाँ, अगर आप ड्रग अब्यूज़ कर रहे हो, अगर आप अच्छे से, आपका लाइफस्टाइल बढ़िया नहीं है, आपका स्लीपिंग रूटीन अच्छा नहीं, तो चांसेस रहते हैं कार्डियक अरेस्ट आने के। और अगर आपका हेरिडिटरी है तो चांसेस डबल हो जाते हैं। मे भी किसी की फैमिली में कार्डियक मतलब हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आपको एक बोनस है कि आपको दोबारा कभी भी कार्डियक हो सकता है, द प्रोबेबिलिटी हाँ। ज़्यादा है। तो आपका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है कि आप आ सकता है नहीं आ सकता है, आप किस तरीके के ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक मैंने और चीज़ देखी है कि जो जिम वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हैं, जिम फ्रीक टाइप हैं, तो वो क्या करते हैं कि इतने बड़े बड़े जग उसके पीते हैं, मग बियर के, और उल्टा सीधा खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उनको ये लगता है कि अगले दिन हम 1-2 घंटे जिम कर रहे हैं तो वी आर ओके एंड वी आर फिट एंड फाइन, तो हम ये कर रहे हैं तो ये भी तो कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता है क्या, या ये भी अब्यूज़ ही है? अगर आप, मुझे तो ये चल रहा है, जहर ले रहे हो, जहर जहर है। सीधी सी बात ये है, क्योंकि बॉडी में सिर्फ ये थोड़ा कि मसल्स काम करें, बाकी ऑर्गन्स भी तो हैं, उन ऑर्गन्स पे भी तो लोड पड़ रहा है। आपका स्टमक है, उसमें अगर बार बार अल्कोहल जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। आपका लीवर है, लीवर उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लीवर में प्रॉब्लम आती है। आजकल फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, यस। अल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये है। किडनी उतना फिल्टर कर रही है, उस पर लोड आ रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो अल्कोहल के कारण ये सारी चीज़ें भी तो हो रही है। हाँ, बाहर से आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो, बट अंदर क्या है, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, स्मोक करके आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए। ये नहीं है कि आप शाम को पटियाला पैक और सुबह जाके वर्कआउट, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, जिस चीज़ के बारे में मैं अभी बात कर रहा था। अच्छे लाइफस्टाइल से मेरा क्वेश्चन ये है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? अच्छा लाइफस्टाइल ये है, आप प्रॉपर स्लीप लो, एक अच्छा एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन रहना चाहिए, स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना कम, और एक हेल्थी फूड। ओके। जिम में ही अगर मैं कंटिन्यू करूँ, तो अभी कोटद्वार में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें वो कोई मुसलमान थे, तो उनकी दुकान का नाम बाबा था, और बजरंग दल वालों ने वहाँ जाके बोला कि आप इस दुकान का नाम बदलो, और हम पहले भी आए थे। जबकि बाबा तो उनका पीर बाबा भी हो सकता है या साईं बाबा भी हो सकते हैं, बाबा नाम पे कोई हिंदुओं का कॉपीराइट तो है नहीं। और फिर उन आदमी की मदद करने जो आया, तो उसने उस भीड़ को चुप कराने के लिए या उनको एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बोला कि जब नाम पूछा गया तो उसने बोला मेरा नाम मोहम्मद दीपक है।
तो कहने का अर्थ ये है कि एक तो बाबा नाम पे आपका कॉपीराइट नहीं है, और मैं भी नहीं चाहती एज अ हिंदू कि कोई भी मुस्लिम हिंदुओं के नाम से अपनी दुकान चलाए। वैसे तो आप इस्लाम को इतना प्रमोट करते हो, फिर आप हमारे नाम से शिव ढाबा, ये ढाबा, वो ढाबा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट्स को इनिशिएट करना चाहिए कि भाई हम नोटिस निकालेंगे, और ये कोर्ट करे तो समझ आता है। मतलब बजरंग दल क्या है, पुलिस है, प्रशासन है, या कोर्ट है, क्या है? तो तब मैंने ये सोचा कि जिम जाके अगर आप बॉडी बना रहे हो और मोहम्मद दीपक जैसा काम कर रहे हो तो वो तो ठीक भी है। और मुझे ये नहीं समझ आता कि आप जिम जाके इतने जो डब्बे वब्बे खाने की बात होती है, आप इतना, और उनका भी एक अलग ही डेडिकेशन चलता है। मैंने देखा है, बहुत डिवोटेड होते हैं वो, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करते हैं। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि बस इनका इतना ही होता है कि कंपटीशन जीतना है और बॉडी वॉडी दिखानी है, और इस तरीके से। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बॉडी बना भी रहे हो तो शायद वो ऐसे समाज के लिए भी काम आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो वो मतलब सोसाइटी के काम आए तो ज़्यादा अच्छा है। या मैं करेक्ट। फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, अगर मैं सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। या मैं जिम इंस्ट्रक्टर हूँ तो मैं अगर किसी की हेल्प कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। और अगर मैं पावरफुल हूँ और मैं किसी वीक के काम आ पाऊँ तो मेरे लिए वो बड़ी बात है। हम्म। तो अगर आप जिम कर रहे हो या अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप दूसरे की मदद कर सको तो ज़रूर करो। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जिम की जब हम बात करते हैं ना, तो आजकल बड़ा ऐसा हो गया कि अगर एक जिम में 40 लड़कियां आ रही होंगी तो 30 तो उनमें से इन्फ्लुएंसर होंगी। ठीक है, वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा फैट होता है उनकी बॉडी में। और जब मैं फॉरेनर्स को देखती हूँ तो उनकी बॉडी ना बहुत टोन्ड दिखती है मुझे ना। मतलब ऐसा नहीं लगता कि इसकी बॉडी में, मतलब अच्छी बॉडी दिखती है उनकी। और जब मैं यहाँ की इन्फ्लुएंसर, कुछ की तो होती है, और जब मैं यहाँ के वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जिनको रील बनाने का काम है बस, है ना, तो मैं उनकी बॉडी देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फैट नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कि वो एक आइडियल बॉडी होती है। तो उसके पीछे आपका क्या टेक है? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल बनाने वाली बात है। आपको पता है कि फीमेल्स का ज़्यादा बॉडी फैट लोअर लिम्ब में ही ज़्यादा रहता है तो वो लगेगा, अगर टाइट्स पहनोगे तो वो लगेगा। करेक्ट। इससे अच्छा ये है कि इस फैट को कम करो, प्रॉपर मसल मास बढ़ाओ, प्रॉपर टोन मसल बनाओ, फिर आप लोगों को अच्छा नॉलेज दो। करेक्ट। तो ये आसान होता है क्या फैट बॉडी में जमा करना और इस तरीके से? फीमेल्स के लिए तो बहुत ईज़ी है लोअर बॉडी में फैट डिपॉज़िट, क्योंकि उनका तो बॉडी में डिपॉज़िट फैट होता ही लोअर, मतलब लोअर लिम्स में ही है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल कपड़े भी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं लड़कियों के? एक्चुअली सोशल मीडिया के चक्कर में ये सारी चीज़ें तो रहती हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स करेंगे वो हम भी करेंगे। हम्म। तो इसलिए रहता है कि हाँ, इस तरीके के आजकल कपड़े भी आ रहे हैं जिसमें मतलब पैडेड होते हैं पैडेड जो। क्लोथ्स रहते हैं जिसमें आपकी मसल और ज़्यादा शेप में लगे। बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें दिखाने से अच्छा है कि अगर आप अपनी मतलब यूथ को सही तरीके से नॉलेज दें कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। एक बहुत जनरल और बेसिक क्वेश्चन होता है कि स्पैज़म की जब हम बात करते हैं, वो क्या होता है स्पैज़म? बहुत ईज़ी लैंग्वेज में। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मसल्स में गांठें बन गई हैं, है ना? वो बॉडी का नॉर्मली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि मसल्स को उस लिमिट तक ना जाने दें कि इंजरी हो जाए। तो मसल्स में कुछ-कुछ जगह पे बिल्कुल टाइट हो जाती है, कुछ मसल फाइबर्स बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं ताकि उस एंड रेंज तक जा ही ना पाए जहाँ पे इंजरी है। हुँ। मतलब मेरी नेक, मुझे पता है कि इसके बाद इंजरी होनी है तो नेक यहीं तक जाएगी। यहाँ पे मसल्स इतनी हार्ड हो जाती है या अलाउ ही नहीं करती आगे जाना, तो वो स्पाज़म है। और स्पाज़म का देखा जाए तो स्पाज़म अलग-अलग तरीके के स्पाज़म होते हैं, या मतलब हम ट्रिगर पॉइंट बोलें, हुँ। ट्रिगर पॉइंट अलग तरीके के होते हैं। कुछ एक्टिव होते हैं जो दर्द देते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं जो दर्द नहीं देते हैं, हुँ। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक दर्द देगा फिर उसके बाद दूसरे को एक्टिव करेगा, फिर तीसरे को एक्टिव करेगा, उसे बोलते हैं सैटेलाइट ट्रिगर पॉइंट्स। सैटेलाइट ट्रिगर ट्रिगर पॉइंट्स, पॉइंट्स। ओह नाइस। जैसे हम ऐसे देखते हैं ना कि मैं, थू नज़र ना लगे मेरी बॉडी को, बट जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एनाटॉमी समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। कि जैसे मुझे थोड़ा-सा भी कुछ हो रहा है तो मुझे समझ आ जाना चाहिए, मतलब एक हद तक। ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जैसे मेरी बॉडी में कुछ भी होता है तो मैं उस पे एक्शन लेती हूँ। ऐसे नहीं कि पहले झेलते रहो, फिर तब जाओ जब
मतलब मेरे घर वाले ऐसे बोलते हैं तुम्हें ज़रा सा कुछ होता नहीं है कि तुम डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाते हो। पर मुझे लगता है कि ये करना चाहिए और मुझे लगता है ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, वो आपको बार-बार सिग्नल्स देती है और आप जब उसको अवॉइड करते हो, जैसे बहुत बड़ी कोई दिक्कत हो रही है, तो ऑब्वियसली वो एक ओवरनाइट तो नहीं होगी ना, कुछ तो आपको सिग्नल्स मिलेंगे ही और हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम उसको अवॉइड करते हैं। करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल, मतलब हमारी बॉडी हर बार हमें बताती है कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे वहाँ प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने स्लिप डिस्क बोला, हुँ। स्लिप डिस्क में इनिशियली हल्का-हल्का बैक में पेन आने हो लगता है। तो हमें वहीं पे अवेयर हो जाना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई न कोई हम गलत कर रहे हैं, जो हमारी बैक में पेन आ रहा है। ट्रू। सेम वैसे ही हमारा नेक के साथ भी है। बॉडी बताती है कि यहाँ दर्द हो रहा है, इस पे कुछ न कुछ काम करने की ज़रूरत हुँ। है ना? वैसे ही हमारी बॉडी स्किन के थ्रू हमें बताना स्टार्ट कर लेती है कि हमारे इंटरनली कोई न कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हो, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है और अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है। आपको ये करना है कि कोई प्रॉब्लम है, उसके नॉर्मल की मतलब जो उस प्रोफ़ेशन में एक्सपर्ट है, उस चीज़ में एक्सपर्ट है, हुँ। उससे कंसल्ट करो, आंसर लो, उस पे काम करो, बस। ना उससे ज़्यादा सोचना है, ना उससे कम सोचना है। मुझे 2017 में जॉन्डिस हुआ था, साथ में टाइफाइड हो गया था, तो मुझे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम तो हो रही थी। पेट में दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रहा था इस तरीके से। लेकिन जैसे बुखार को हम बोलते हैं बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर एक्चुअली बुखार हमारा फ्रेंड होता है जो हमको बताता है कि आपकी बॉडी में एक्चुअली कुछ तो दिक्कत है, आप इसका कुछ इलाज करो। हुँ। और जब मुझे एक्चुअली बुखार आने लगे 102 डिग्री ऐसे आया, तब मुझे लगा कि यार कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत है मेरी बॉडी में। तो क्या मतलब मैं सही समझ रही हूँ बुखार हुँ। हमारा फ्रेंड होता है? बिल्कुल, मतलब पेन, फ़ीवर, इन्फ्लेमेशन ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। ये बताते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। हुँ। मान लो कि अगर हमारा पेन ही ना हो और हम उसी पे काम करते रहें तो वो और डिजेनरेट होगा और एक टाइम पे इस कंडीशन में आ जाएगा कि वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो इसलिए वो बताते हैं कि यार इस पे ज़्यादा लोड मत डालो, इसे बचाओ, इसे बचाओ, इसे बचाओ। जैसे आर्थराइटिस का हम एग्ज़ाम्पल लें, तो पेन सेंसेशन बार-बार इसलिए जा रहा है कि इस पे काम करो। हुँ। अगर बहुत बारी ऐसा होता है कि एक डायबिटिक फुट होता है। वो क्या होता है? डायबिटिक फुट में ये रहता है कि हमारे पैर में सेंसेशन आना बहुत कम हो जाता है हुँ। और वहाँ पे वुंड बनना स्टार्ट हो जाता है। हमें दर्द का पता ही नहीं चलता है। हुँ। तो वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, जहाँ हमें दर्द पता नहीं चल रहा ट्रू। है ना? तो ये चीज़ है। अगर फ़ीवर है, फ़ीवर भी हमें पता होना चाहिए कि फ़ीवर क्यों आ रहा है। ना कि हम किसी केमिस्ट पे जाके बुखार कम करने की दवाई लें और उसके सिम्पटम्स को सप्रेस कर लें, बट अंदर तो एक्टिविटीज़ चल रही है। आप बोलो जॉन्डिस है, आपका फ़ीवर तो कम हो गया, बट लिवर में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा है, वो तो बढ़ा ही रहेगा ना। पैरासिटामोल से तो वो कम नहीं होगा। तो करेक्ट। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, क्यों हो रहा है, उसके बाद मेडिकेशन करो। हाँ, फिर ऐसे ही जब आपको बुखार बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि आप ब्लड टेस्ट करवा लो, एग्ज़ैक्टली। कि बुखार क्यों ठीक नहीं हो रहा है। मुझे ये लगता है कि आपको हर 3 महीने में तो ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, कराना ही कि आपकी चाहिए। बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ हैं, क्या-क्या अप एंड डाउन्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी चाहिए। पर इंडियंस की प्रॉब्लम ये है कि जब तक कुछ हुआ नहीं, उनको लगता है टेस्ट में पैसे वेस्ट हो पैसे गए वेस्ट हो गए। या वहम हो जाएगा, हाँ। अगर कुछ निकल गया। ये नहीं कि कुछ निकल गया तो उसका इलाज हो और जाएगा। ये मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में भी ये लोग सोचते हैं, लोग जानबूझ के कराते नहीं हैं, कि यार टेंशन हो जाएगी। मैंने बहुत से अपने साथ वालों को भी देखा, यार नहीं कराएँगे, हुँ। टेंशन हो जाती है उसके बाद। हुँ। एटलीस्ट उस टेंशन वो पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसका सॉल्यूशन निकले। जितना जल्दी पता चलेगा एग्ज़ैक्टली। उतनी जल्दी वो रिज़ॉल्व भी हो जाएगी। डिहाइड्रेशन बहुत खतरनाक चीज़ है। आई नो। सोडियम, पोटेशियम ये सारी चीज़ें ना आपके आयन एक्सचेंज होते हैं ब्रेन से भी। आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, उसमें यही आयन चेंज होते हैं। तब जाके हम बहुत बारी बोलते हैं ना कि जब जिसको डिहाइड्रेशन होता है, उसका ना समझ ही नहीं आता है क्या करना है। या यस, डिहाइड्रेशन जब यस, ज़्यादा यस, होता है यस। तो बॉडी में अगर आयन चेंज नहीं हो रहे तो सिग्नल पास ही नहीं हो रहे मतलब। हुँ। हर चीज़ का अपना रूल है। हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मानो कि अ, बॉडी में कोई भी चीज़ ज़्यादा है, वो भी प्रॉब्लम करेगी। हाँ, प्रोटीन ज़्यादा है तो भी परेशानी करता है, यस, प्रोटीन यस, कम है तो यस। भी परेशानी करता है ना? जैसे ये विटामिन डी ये सारी चीज़ें ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम करती है, कम है तो भी। आरबीसी ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम करती है, कम है तो भी प्रॉब्लम करती है। करेक्ट पॉइंट है। हर चीज़ बैलेंस में बहुत ज़रूरी है, हर चीज़।
On that note, we wrap up this insightful conversation with Dr. Shubham Nautiyal. Tara, bye bye. Toodles.